नोड जेएस के नोड जेएस के आने से। इससे पहले ये चीज नहीं थी, हम सिर्फ नोड जेएस को जो है या जावास्क्रिप्ट को, बेसिकली नोड जेएस है क्या, जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट है। यानी आप जावास्क्रिप्ट नोड जेएस को इनपुट करें, वो उसको रन करके उसकी आउटपुट आपको दे देगा, नोड जेएस का इंजन। पहले ये जो इंजन था जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट, पहले ये ब्राउजर के अंदर एनक्लोज था, उसके अंदर इस तरह समझ लें, उसके अंदर जेल के अंदर बंद था। तो नोड जेएस ने क्या किया, इसको उस जेल से आजाद कराया और आपको इंडिपेंडेंटली एक एग्जीक्यूशन इंजन जावास्क्रिप्ट का दे दिया। अब ये जावास्क्रिप्ट का इंजन, अब मैं जो चीजें बोलूंगा ना उसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब ये जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है, इसको अगर आप वेब सर्वर पे रखते हैं तो इससे आप बैकएंड सर्वर की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। अगर आप इस एग्जीक्यूशन इंजन को नोड जेएस के किसी जिसे कहते हैं कि एम्बेडेड डिवाइस के अंदर रखते हैं, फॉर एग्जांपल एप्पल की वॉच के अंदर रख दें, फॉर एग्जांपल इसको आप एंड्रॉइड वॉच के अंदर रख दें, फॉर एग्जांपल इसको आप इस इंजन को, एग्जीक्यूशन इंजन को एंड्रॉइड फोन सेट के अंदर रख दें, फॉर एग्जांपल इस एग्जीक्यूशन इंजन को अगर आप टैबलेट के अंदर रख दें, तो ये तमाम डिवाइसेस, ये तमाम गैजेट्स जो होंगे, ये जावास्क्रिप्ट के एग्जीक्यूशन इंजन बन जाएंगे। यानी कि मैं जावास्क्रिप्ट को इन तमाम डिवाइसेस पे एग्जीक्यूट करवा कर और इनसे अपनी डिजायर्ड आउटपुट ले सकता हूँ। यानी कि अगर मैं मोबाइल एप्लीकेशंस बनाना चाहूं तो मैं नोड.जेएस के थ्रू बना सकता हूं। यानी कि अगर मैं फॉर एग्जांपल एम्बेडेड डिवाइस प्रोग्रामिंग करना चाहूं, चिप की प्रोग्रामिंग करना चाहूं, तो मैं नोड.जेएस के थ्रू कर सकता हूं, क्योंकि नोड.जेएस का एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट अब चिप के अंदर भी आ गया है। इसी तरीके से नोड.जेएस का जो एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट है, उसके ऊपर बहुत सारे फ्रेमवर्क्स बिल्ड हुए, उसके ऊपर बिल्ड हुए ऑन टॉप ऑफ नोड.जेएस, टाइपस्क्रिप्ट, नेक्स्ट.जेएस, रिएक्ट.जेएस, ठीक है, एंगुलर, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। तो ये सारे वो फ्रेमवर्क्स हैं जो कि नोड.जेएस के ऊपर बिल्ड हुए हैं। तो नोड.जेएस इन सब की रूट है। तो अगर आपको नेक्स्ट.जेएस आ जाती है या टाइपस्क्रिप्ट आ जाती है और नोड.जेएस आ जाती है, तो आप ये सारे काम कर सकते हैं जो कि मैंने अभी आपको बताए हैं। ठीक है, ये सारे काम कर सकते हैं। अगर हम अब सिर्फ अगर हम एआई की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो अब आप नोड.जेएस के अंदर नोड.जेएस की कंपैटिबल एआई की लाइब्रेरीज भी आ रही हैं, जो पाइथन कंपैटिबल लाइब्रेरीज हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक एलएलएम जो है, पाइथन की एक लाइब्रेरी है पाइटॉर्च, जो कि न्यूरल नेटवर्क और एलएलएम के साथ अगर कोई इंटरेक्शन दे रही है, फर्ज करें हम लैंगचेन की बात कर लेते हैं। लैंगचेन जो है वो एक पाइथन का फ्रेमवर्क है जो कि एलएलएम के साथ इंटरेक्टिविटी देता है आपको। आप एलएलएम से कम्युनिकेट कर सकते हैं बाय यूजिंग लैंगचेन फ्रेमवर्क। तो सिमिलर पैटर्न के फ्रेमवर्क जो लैंगचेन की तरह ही हैं, वो टाइपस्क्रिप्ट में भी मिल रहे हैं, नोड.जेएस में भी मिल रहे हैं आपको। तो ये ब्यूटी है जो चीज अभी आप कर रहे हैं उसकी। तो अगर आप टाइपस्क्रिप्ट ही कर लें अच्छी तरीके से, तो उसके अंदर जो सारे एडवांस फीचर्स हैं वो कर लें, तो आप एक बहुत अच्छे डेवलपर टाइपस्क्रिप्ट के बन सकते हैं। और उससे बनने के बाद आप अपनी बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, बहुत अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं आप टाइपस्क्रिप्ट की। ठीक है, आप किसी भी लेवल पे, चाहे आप एक मोबाइल के डेवलपर बनना चाहें, आप एक वेब के डेवलपर बनना चाहें, आप एक चिप के प्रोग्रामर बनना चाहें, आप एक ओएस के डेवलपर बनना चाहें, आप डेस्कटॉप प्रोग्रामिंग करना चाहें, आप डेटाबेस प्रोग्रामिंग करना चाहें, आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं टाइपस्क्रिप्ट के थ्रू भी। ठीक है, तो ये एक खुद एक बहुत ही बड़ी एक दुनिया है, वास्ट। ठीक है, इवन इसमें अभी हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे चलकर डेस्कटॉप प्रोग्रामिंग भी करेंगे, डेटाबेस प्रोग्रामिंग के बाद डेस्कटॉप प्रोग्रामिंग भी करेंगे, और इंशाल्लाह कुछ आपको हम एरिया एआई की प्रोग्रामिंग का भी कवर कराएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसके टाइपस्क्रिप्ट में। ठीक है, तो आपको होलिस्टिक एक व्यू नजर आएगा, आप खुद ये सोचेंगे कि हाँ यार, ये टाइपस्क्रिप्ट भी एक बहुत बड़ी दुनिया है, छोटी दुनिया नहीं है। ठीक है, तो ठीक है शहाबुद्दीन, हैं स्टूडेंट्स आ गए हैं, तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, आप स्टार्ट कीजिए। थैंक यू। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था किस तरह से हम माई एसक्यूएल को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आप लोगों में से कई लोगों ने अपने पास लोकल मशीन पे माई एसक्यूएल डाउनलोड कर लिया होगा, और कुछ लोगों ने प्रैक्टिस भी की होगी, आई होप। तो काफी इजी है एक्चुअली एसक्यूएल जो है। लर्निंग ये सारी लैंग्वेज वगैरह जब मैं सीख रहा था, तो एचटीएमएल से ज्यादा इजी लग रही है मुझे। वैसे एचटीएमएल भी इजी है, लेकिन
फुल इंग्लिश है। लाइक आप लिख रहे होंगे ना तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ इंग्लिश ही लिख रहे हैं, इतनी मुश्किल नहीं है। बस थोड़ी सी सीक्वेंस और उसका सिंटैक्स जो है ना, कभी कभार ठीक हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो है वो काफी इजी है। तो सरफेस हम लोग इंशाल्लाह आज जो पढ़ने वाले हैं, हम लोग बेसिक क्वेरीज वगैरह डिस्कवर करेंगे। उसके अलावा हम क्लॉजेस को देखेंगे, कंस्ट्रेंट्स को देखेंगे और फंक्शंस को देखेंगे। हमारे पास स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के अंदर ये चीजें हैं। और उसके अलावा अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी इसके अंदर हमारे पास परफॉर्म हो सकते हैं। तो काफी कुछ है। इट इज अ वास्ट लैंग्वेज एक्चुअली टू मैनेज डेटाबेसेस। तो ये सब हो सकता है हमारे पास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा कि इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं कि विजुअल हम लोग देखेंगे। इस बार हमारे पास कोड नहीं होगा, ठीक है। इस बार हमें सब कुछ डेटाबेस दिख रहा होगा कि क्या हो रहा है, हम लोग जो कर रहे हैं वो हमें सामने दिख रहा होगा। सो ये बात काफी अच्छी है। तो लेट मी शेयर माई स्क्रीन हियर। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी स्क्रीन, ठीक है। यू गाइस कैन सी। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं छोड़ा करूँ। इस बार हम काम करेंगे MySQL वर्कबेंच से, ठीक है। तो ये हमारे पास है MySQL वर्कबेंच। आई होप आप लोगों ने अपने पास भी इंस्टॉल कर दिया होगा। तो इसको मैं खोल लेता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके पास इंटरफेस आ जाएगा, MySQL वर्कबेंच खुल जाएगा। अब मेरे पास लोकल इंस्टेंस था, हमने एक बनाया था अपना एक अकाउंट, ठीक है। तो उस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ हमसे पासवर्ड मांगेगा। आप लोगों के पास भी आपने एक पासवर्ड जनरेट कर लिया होगा। मुझे अपने माइक ऑफ करने का है। अच्छा जी। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अपना पासवर्ड एंटर कर दिया। अब मैं ओके दबाता हूँ तो मेरे पास मेरा क्या हो जाएगा, जो अकाउंट मेरे पास क्रिएट था वो खुल जाएगा, ठीक है। अब इस तरह का सिंपल इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। इससे डरने की जरूरत नहीं है, काफी सिंपल है। आई आई होप इस तरह से आएगा। इस तरह से इंटरफेस आपके पास आएगा, ठीक है। तो ऊपर जो साइड्स पे आपको टैब दिख रहे हैं, ये 3 टैब हैं। तो ये एक फुटर के लिए है, एक साइड बार के लिए है, दूसरा लेफ्ट साइड बार के लिए है, ठीक है, एक राइट साइड बार के लिए। तो ये राइट वाले साइड बार के लिए मैं ये वाला ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं अगर टेक्स्ट लिखूंगा काफी छोटा दिख रहा है, तो इसको भी मैं कंट्रोल प्लस दबा के बड़ा कर देता हूँ। आई होप इतना काफी होगा। आप सबको दिख रहा है ना, ये दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है, विजिबल है, बहुत सही तरीके से विजिबल है। थैंक यू। ओके जी। सो ये आपके पास इस तरीके से एक सिंपल प्यारा सा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे जो है ये हमारे टर्मिनल की तरह होता है, जैसे हम VS कोड में देख रहे होते थे। और यहाँ पर हमारे पास सारे जो हमारी कमांड्स हम एग्जीक्यूट करेंगे वो कमांड्स दिख रहेंगी कि वो किस तरह से एग्जीक्यूट हो रही है, कोई एरर तो नहीं आ रहा, या सक्सेसफुल हो गई या फेल्ड हो गई या वार्निंग आ रही है। तो यहाँ पे हम अपनी क्वेरीज लिखेंगे, जो अपना कोड होता है MySQL का जो लैंग्वेज है उसकी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो वो कमांड्स हम यहाँ पे दे रहे होते हैं। और साइड पे हमें हमारी स्कीमास दिख रही है कि हमारे पास जो डेटाबेस हमने बनाए हुए हैं, फिलहाल के लिए हमारे पास एक बाय डिफॉल्ट एक डेटाबेस होता है। तो वो डेटाबेस हमारे पास सिस्टम होता है, ये सिस्टम, ठीक है, इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी। और ऊपर जो है ये मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये माई डेटाबेस है, MyDB मैंने इसको नाम दिया हुआ है। अब पिछली बार हम क्या कर रहे थे कि CLI के अंदर हम बना रहे थे, और वहां पे हम VS कोड के अंदर बना रहे थे, डेटा CLI से भी इंसर्ट कर रहे थे, वहां पे भी देख रहे थे, या हम ये कोड के अंदर कर रहे थे। काफी ज्यादा तरीके से हमारे पास हम कर सकते थे, ठीक है, बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट वेरिएबल जो हमने ऐड किया था। और दूसरा तो हमारे पास वैसे भी VS कोड के अंदर था। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके ऑफिशियल जगह पे आ चुके हैं वर्क बेंच के अंदर। तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा जी। तो अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत करते हैं। तो हमने जान लिया था कि डेटाबेसेस वगैरह क्या होते हैं। सिंपली हमारे पास वो जगह होती है जहाँ पे हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। और अपने कॉलम्स होते हैं, जैसे एक्सेल वर्कशीट्स अगर आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है। तो वैसे ये एक्सेल वर्कशीट्स होती हैं। अगर किसी को एक्सेल का भी नहीं पता तो आप लोगों को ये तो पता होगा, जैसे आप रजिस्टर उठाते हैं, आपकी अटेंडेंस लगती है, उस रजिस्टर के अंदर आपके पास रोज एंड कॉलम्स होते हैं। इस तरीके से तो ये सारी चीजें आपके पास होती हैं। अच्छा, काइंडली अपना माइक ऑफ कर दें आप। सो लेट्स बिगिन बाय क्रिएटिंग अ डेटाबेस। तो डेटाबेस हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, सिंपली हमारे पास यहाँ पे हम सिंपल कमांड देते हैं इसको, क्रिएट डेटाबेस, और फिर हम डेटाबेस का नाम लिख देते हैं। अब कुछ चीजें हैं, SQL के अंदर हमारे पास केस सेंसिटिविटी नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो छोटा लिख दें, क्रिएट डेटा बेस, ठीक है, और अपने डेटाबेस का नाम लिख दें। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं टेकवर्क्स, ठीक है। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, या तो आप चाहें इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं लिखूं, ठीक है, क्रिएट डेटा बेस, तो अच्छी
प्रैक्टिस में से कौन सी रहेगी कि हम लोग क्या करें कि इसको बड़ा वाला लिखें, ठीक है, ये इस तरह से। अच्छा, आई होप स्पेलिंग रॉन्ग ना हो, क्रिएट डेटाबेस। अच्छा, ये ऊपर वाले के साथ सेमी कॉलन लगा देना है ताकि ये लाइन टर्मिनेट हो जाए, तो नीचे वाला हमारे पास एरर नहीं रहेगा, क्योंकि ये कहेगा कि ये दोनों एक ही कमांड है, तो इस वजह से थोड़ी सी एहतियात करनी होगी आप लोगों को, ठीक है। सेमी कॉलन की यहाँ पे अहमियत काफी है। तो यहाँ पे आप देखें क्रिएट डेटाबेस और ऊपर वाला डेटाबेस दोनों बिल्कुल सेम है, कोई एरर नहीं दे रहा हमारे पास। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं इस वाली कमांड को, ठीक है, हमारे पास क्या हो सकता है, या तो मैं सारी कमांड्स को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकता हूँ या तो इंडिविजुअली एक एक कमांड को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है, एग्जीक्यूट द सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ द स्क्रिप्ट और एवरीथिंग, ठीक है। और यहाँ पे क्या, एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट अंडर द कीबोर्ड कर्सर। तो यहाँ पे जहां पे मेरा कर्सर होगा वही मेरे पास जो है, या जिसको मैंने सिलेक्शन की होगी वही मेरे पास एग्जीक्यूट होगी वो लाइन। तो यहाँ से आप एक एक इंडिविजुअल को कर सकते हैं, इंडिविजुअल जो आपने एक क्वेरी लिखी होगी, और यहाँ से आप सारी को कर सकते हैं पूरे पेज में। तो हम लोग क्या करेंगे फिलहाल के लिए, हम अच्छी प्रैक्टिस फॉलो करेंगे, बड़े केस सेंसिटिव जो है अपर केस में लिखेंगे। इस ऊपर वाले को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर अब मेरे पास क्रिएट डेटाबेस है, एंड में सेमीकोलन डाल देते हैं। और यहाँ पर एक शॉर्टकट ये है इंडिविजुअल स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन के लिए कि मैं कंट्रोल एंटर दबाऊं। तो जैसे ही मैंने दबाया कंट्रोल एंटर, या आप ये की भी दबा सकते हैं, आपकी मर्जी है। नीचे आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वन रो इफेक्टेड एंड क्रिएट डेटाबेस टेक्वर्स। तो टेक्वर्स के नाम से मेरे पास एक डेटाबेस बन गया है। अब वो यहाँ पे साइड में तो शो नहीं हो रहा, तो अगर मैं यहाँ पे साइड में आप लोगों को दिखाऊं, ठीक है, और रिफ्रेश पे क्लिक करूं, तो आपको दिखेगा मेरे पास टेक्वर्स आ चुका है और टेक्वर्स का डेटाबेस बन चुका है। अब इसके अंदर फिलहाल के लिए कोई टेबल वगैरह नहीं है, ठीक है, और ना ही इसके अंदर डेटा है, बिल्कुल खाली बस डेटाबेस बन गया है, खाली जगह है, ठीक है। अच्छा जी, तो हमारे पास ये क्रिएट करने का तरीका है। दूसरा, अगर आपको कोई डेटाबेस डिलीट करना है, और नाउ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस, ठीक है। और यहाँ पर मुझे जो डेटाबेस डिलीट करना है मैं उसका नाम लिखूंगा, अगर मैं लिखूंगा टेक्सवर्स, तो ये डेटाबेस मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास डिलीट हो जाएगा। तो कंट्रोल एंटर, और आप देखेंगे यहाँ से टेक्सवर्स का डेटाबेस डिलीट हो गया। इसी तरह से सेम आप ये टेबल के लिए भी कर सकते हैं, अगर आप टेबल क्रिएट करें, वो आगे जाके अब हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास क्या है, माई डीबी है। तो माई डीबी को हम क्या कर देते हैं, इसको भी उड़ा देते हैं, इसकी भी हमें कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा माई डीबी, ठीक है, और कंट्रोल इंटर, तो वो चला गया। अब हमारे पास सिर्फ सिस्टम रह गया, उसको नहीं उड़ाना, उस हमारे जो काम है वो इसी एक स्क्रिप्ट के साथ है। अब हम दोबारा से इसको बना देते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल इंटर, और हमारे पास हमारा डेटाबेस नीचे क्रिएट हो चुका है। तो नीचे भी देखा, और यहाँ पे रिफ्रेश करें तो ये आएगा। अच्छा जी, नाउ वो कौन, हम नेक्स्ट क्या करते हैं, टेबल क्रिएट कर देते हैं। सिंपली हमारे पास टेबल क्रिएट करते हैं, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में हमारे पास कुछ डेटा हमें इंसर्ट करना होगा बाद में, इसलिए हम एक टेबल क्रिएट कर देते हैं। अब जो टेबल हम क्रिएट करते हैं, उस टेबल के अंदर हमारे पास हमें पहले से डिटरमाइन करना होता है कि वो टेबल किस बारे में होगा, ठीक है, या वो डेटाबेस किस बारे में होगा। तो हमें उसको सही से नाम देना है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैंने टेकवर्स के नाम से एक डेटाबेस बना दिया है। तो टेकवर्स हमारे पास क्या है, एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। उसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि टीचर्स आएंगे, सही है, उनकी आईडीज आएंगी, ठीक है, या उसके बाद हमारे पास क्या हो सकता है, टीचर्स की सैलरीज आ सकती हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आ सकता है कि एक कोर्सेज आ सकते हैं। तो काफी वास्ट है, हमारे पास बहुत कुछ आ सकता है। तो हम इस तरह से कुछ बना सकते हैं, ठीक है, टेबल जिसके अंदर ये सारे क्या लगे हों, फॉर्म्स, जो कॉलम्स हमारे पास हों वो बन जाए, और उसके अंदर फिर डेटा इंसर्ट करें। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, क्रिएट टेबल, और अब इस टेबल का हमारे पास कुछ नाम होगा, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास हम टेबल बना सकते हैं टीचर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ टीचर्स, ठीक है, और टीचर्स के नाम से हमारे पास डेटा जो टेबल है वो बन जाएगा, ठीक है। अब जब टीचर्स के नाम से टेबल बन जाएगा, तो इसके अंदर हमारे पास टीचर्स के नाम होंगे, ठीक है, उनकी एक आईडी होगी, और उनका क्या होगा, सैलरी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। और उसके अलावा उनकी ईमेल हो सकते हैं, और उनका क्या हो सकता है, कोर्स हो सकता है, लाइक उनका सब्जेक्ट हो सकता है। तो ये चीज हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हम एक आईडी क्रिएट कर लेते हैं कि हमारे पास आईडी आएगी। तो आईडी हमारे पास, अब इसकी डेटा टाइप भी हम डिफाइन करेंगे, जैसे पिछली बार हम टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कर रहे थे। टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जब भी हम कोई वेरिएबल बना रहे थे, तो उस वेरिएबल का हमारे पास क्या था, एक डेटा टाइप डिफाइन कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम जो भी इसी तरह से कॉलम बनाएंगे, उस कॉलम के अंदर जो भी डेटा स्टोर होगा, ठीक है, उसका हमें डेटा टाइप डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक इंटीजर वैल्यू, एक नंबर वैल्यू इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इंट, ठीक है, इंटीजर। अच्छा,
अब हम आईडी स्टोर कर रहे हैं इंटीजर, तो इस आईडी को हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है प्राइमरी की का। हर एक टेबल को हमें किसी चीज से तो दूसरे टेबल से डिस्टिंग्विश करना पड़ता है। अब हमारे पास टेबल एक नहीं बनता, असल में एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स बनते हैं। सही है। एक डेटाबेस जब क्रिएट हो जाता है उसके अंदर मल्टीपल टेबल्स बनते हैं। एक टेबल हमारे पास यहाँ पे टीचर्स का बन गया, तो दूसरा डेटाबेस हमारे पास किसका बनेगा, दूसरा हमारे पास बनेगा स्टूडेंट्स का। सही है। इसी तरह से तीसरा हमारे पास कोर्सेज का बन सकता है। इसी तरह से हमारे पास चौथा टाइम टेबल का बन सकता है, कुछ भी आपकी मर्जी। ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास टेबल्स जो है वो बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है। अब उन टेबल्स की हमारे पास अंदर जो चीजें होंगी उनकी हर एक टेबल के अंदर एक अपनी आईडीज होती है। ठीक है। तो ये जो आईडीज होती हैं उनकी अपनी प्राइमरी कीज होती हैं। ठीक है। वो क्या होगी, यूनिक होती है। सही। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो प्राइमरी की हम इसको देंगे, ठीक है, ये जो आईडी होगी इसी से हम इसको डिस्टिंग्विश कराएंगे दूसरी चीजों से। अब यहाँ पे आप मैं तो आईडी से करा दूंगा, आप चाहते हैं तो नेम से करा सकते हैं। लेकिन नेम हम क्यों नहीं करते, प्राइमरी की क्यों नहीं बनाते, क्योंकि दो स्टूडेंट्स का नाम सेम भी हो सकता है, लेकिन आईडी सेम नहीं हो सकती दो स्टूडेंट्स की, क्योंकि अलग अलग होगी। ठीक है। या हमारे पास टीचर्स का नेम सेम हो सकता है, उनकी आईडी तो अलग अलग होंगी। सही है। तो इसी तरीके से हम ऐसी चीज को ढूंढते हैं जो हमारे पास अलग होती है, लाइक डिस्टिंग्विश करते हैं और यूनिक होती है। तो प्राइमरी की हमारे पास हमेशा क्या होगी, वो यूनिक होगी। तो यहाँ पे मैं आईडी एक इंटीजर मैंने बना दिया है, और यहाँ पे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक कॉन्स्टेंट दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको प्राइमरी की बनाता हूँ, प्राइमरी की। ठीक है। अच्छा, तो ये मेरे पास क्या होगा, प्राइमरी की बन जाएगी। ठीक है, आईडी। अच्छा, अब सेकंड चीज हमारे पास आ जाएगी, तो वो क्या होगी, हमारे पास वो होगा कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या क्या डाल सकते हैं। एक तो आईडी होगी, दूसरा हमारे पास नेम हो जाएगा। तो नेम मेरे पास, अब इसकी डेटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग डेटा टाइप होती है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वार कैरेक्टर लिखते हैं। ठीक है, वार कैरेक्टर। अब पिछली जो क्लास थी उसके अंदर मैंने बताया था कि हमारे पास वार कैरेक्टर क्या होता है, कि हम डिफाइन करते हैं कि नेम के अंदर कितने कैरेक्टर्स आएंगे। ठीक है। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमारे पास नेम के अंदर जो आएंगे वो क्या होंगे, हम रख सकते हैं 50 या 100, लेकिन जो रेलिवेंट होगा वही लिख सकते हैं हम। ठीक है, किसी का नाम इतना भी लंबा नहीं हो सकता। तो हम लोग जो मिनिमम वैल्यू होती है, जो सही हमें वैल्यू लगती है, तो वो हम वही देते हैं, हम 50 दे देते हैं। एक हमारे पास होता है कैरेक्टर, एक और होता है हमारे पास वार कैरेक्टर। तो दोनों में फर्क क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टर लिख दूं तो भी हमारे पास आ रहा है। कैरेक्टर जो है हमारे पास फिक्स वैल्यूज के लिए है। ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 50 लिख दिया है, तो ये कैरेक्टर जो होता है ये नेम को 50 स्पेसेस प्रोवाइड कर देगा। ठीक है। 50 स्पेसेस से मतलब क्या है कि हमारे पास बिट्स होते हैं इसके अंदर, ये जो जगह लेता है हमारे पास घेरता है, उसके अंदर क्या होते हैं, 50 बिट्स की जगह होती है। अगर यहाँ पे मैं इस तरह से मैंने 50 डिफाइन किया है, तो इस तरह से 50 जगह बना देगा। ठीक है। तो उस यहाँ पर अगर मैंने मिसाल के तौर पे मेरा यहाँ पे नाम आ गया, ठीक है, किसी का भी नाम हम उठा लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं, मेरा नाम एस आ जाएगा। ठीक है। एच आ जाएगा। ठीक है। ए आ जाएगा, और यहाँ पे एच आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें मेरे पास क्या है, एक एक इंडिविजुअल स्पेस जो है हर एक अल्फाबेट को क्या होगी, मिल गई है। ठीक है। अब जो यहाँ पे कैरेक्टर मैंने लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पे 50 कैरेक्टर्स की जगह है, तो यहाँ पे जो ये शहाब था, ठीक है, इसने तो अपनी जगह ले ली जितनी इसको लेनी थी। अब ये बकाया जो 50, ये जो जगह बचेगी, ठीक है, मिसाल के तौर पे इसने कितनी ली, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हमारे पास 44 बिट्स की जगह जो है वो खाली ही रह जाएगी इसी तरह से। ठीक है, हमारे पास तो वो क्या होगी, इसी तरह से जगह घेरी रहेगी। तो हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्या, कैरेक्टर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, मेमोरी एफिशिएंट नहीं है, हमारे पास खाली जगह बहुत सारी स्पेस पड़ी रहेगी। अच्छा, तो इसीलिए हम यूज करते हैं वार कैरेक्टर। ठीक है। तो वार कैरेक्टर क्या करता है, उसको तो 50 का जो जगह होती है वो अलॉट हो जाती है, लेकिन वो यूज नहीं करता है जितने वो कैरेक्टर्स हम उसके अंदर इनपुट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जितने कैरेक्टर्स दिए हैं, ठीक है, तो वो ऑक्युपाई कर लेगा, और बाकी की जो स्पेस है ना वो छोड़ देगा। ठीक है, बाकी चीजों के लिए। तो इससे हमारे पास मेमोरी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये अच्छी चीज है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर बिट्स में स्टोर होता है। अच्छा, सो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट एक डेटा टाइप हमारे पास इंटीजर हो गया, एक वार कैरेक्टर हो गया। अब तीसरा हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास सैलरी आ जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे मैं सैलरी लिख दूंगा, तो सैलरी मेरे पास क्या आनी चाहिए, वार कैरेक्टर में लिख देता हूँ, वार कैरेक्टर। ठीक है। और यहाँ पर मैं इसके अंदर
मिसाल के तौर पे हमें क्या चाहिए, तो सैलरी हमारे पास नंबर में एक्चुअली, तो इसको हम लोग मुख्तलिफ डेटा टाइप्स दे सकते हैं। अब हमारे पास जो है माई स्केल के अंदर डेटा टाइप्स असल में बहुत सारी है, ठीक है। हमारे पास बुलियंस है इसके अंदर, ठीक है, उसमें असल में ट्रू फॉल्स तो स्टोर नहीं होता, उसमें 0 1 स्टोर होता है। तो स्ट्रिंग नंबर, बुलियन, और उसके अलावा हमारे पास जो है टाइनी इंट होता है, बिग इंट होता है, उसके अंदर हमारे पास डेसिमल के लिए फ्लोट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। इसी तरह से काफी कुछ होता है। तो लाइक इट इज वेरी वास्ट। तो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स के लिए भी है हमारे पास, हर एक के अंदर स्पेसिफिक वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं यूज करूँ इंटीजर तो ज्यादा सही रहेगा, मैं यहाँ पे इंटीजर स्टोर करता हूँ, ठीक है। तो ये सही रहेगा। और यहाँ पर अब नेक्स्ट, ये टेबल आई गेस बन चुका है। तो एक हमारे पास क्या आएगा, आईडी आ गई है, इसकी डेटा टाइप इंटीजर है, फिर हमारे पास वो प्राइमरी की हमने उसको बना दिया। अब आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको मैं एक क्या कर दूं, इसका कांस्टेंट दे दूं कि क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑटो इंक्रीमेंट भी ये हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो ऑटो इंक्रीमेंट की भी मैं यहाँ पे एक वो डाल देता हूँ कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेम जो है वो आ गया है एंड सैलरी। नाउ लेट्स सी क्या होता है। इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ओके, नीचे अब आप देखें, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, मेरे पास बोल रहा है कि क्या एरर है, नो डेटाबेस सेलेक्टेड। अगर आप यहाँ पे एंड में देखें, मेरे पास यहाँ पे एक एरर आ चुका है, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर हवर करूंगा तो मुझे बताएगा कि आपने कोई डेटाबेस सेलेक्ट ही नहीं किया, ठीक है। अब आप टेबल तो बना रहे हैं लेकिन कौन से डेटाबेस में बना रहे हैं, तो इसीलिए हमारे पास ये नीचे जो टर्मिनल है वो काफी यूजफुल है। तो अच्छा है, हमें याद आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूज, ठीक है। और यूज हमें क्या करना है, एक डेटाबेस करना है, तो यहाँ पे मैं करूंगा टेक्स्ट, ठीक है। तो हमारे पास एक डेटाबेस हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें नीचे, अब हमने एक डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया है। अब अगर इस वाली कमांड को मैं रन करूंगा, ठीक है, तो आप देखेंगे मेरे पास क्या हो गया, एक टेबल बन चुका है और सक्सेसफुल हो गया है। तो यहाँ पे अब अगर आप देखें टेक्सवर्क्स के अंदर मेरे पास क्या है, यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो आप देखेंगे मेरे पास टेबल बन गया, ठीक है। अब टेबल के ऊपर मेरे पास अगर मैं क्लिक करूंगा तो टीचर नाम का टेबल आ गया है। अब इसके अंदर कोई डेटा नहीं है, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है। अगर यहाँ पे मैं इसको क्या करूं, शो करने के लिए, डेटा को शो करने के लिए मैं लिखूंगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम व्हाट टीचर्स, ठीक है। तो टीचर्स के अंदर जो भी है हमें वो देखना है। तो यहाँ पे अच्छा जी, टीचर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके ओके, सॉरी, ये वाली लाइन जो है हमें ये एग्जीक्यूट करनी है। तो यहाँ पे मैं टीचर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट हमें बनाना नहीं है भाई, इस वाली लाइन पे हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। बार बार टेबल क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पर हमें इससे बचना है। अब सिर्फ इसी एक लाइन को एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना भूल गया था मैं, इसी वजह से वो एग्जीक्यूट हो रहा था बार बार। सेमी कॉलन लगाना मत भूलना लोग, आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो आप लोग देखेंगे मेरे पास क्या आ गया, एक सेमी कॉलन की यहाँ पे बस वो थी, कमी थी। तो यहाँ पे मेरे पास जो डेटा आया है, मेरे पास जो डेटा शो हो रहा है, तो आप देखें मेरे पास क्या है, आईडी है, नेम है, सैलरी है, और उसके अंदर मेरे पास क्या है, नल है, सारी वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सही। अच्छा जी, तो यहाँ पे नल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, सो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से इसको एक और कांस्टेंट भी आप दे सकते हैं कि आपके पास क्या हो, आईडी जो हो, आईडी वो क्या हो, नॉट नल हो। तो इस तरह से आप कांस्टेंट इनको दे सकते हैं। कांस्टेंट जब मैं ये लफ्ज यूज कर रहा हूँ, ये क्या चीज है, तो ये हमारे पास डेटा के लिए रूल्स डिफाइन करता है, ठीक है। तो ये अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, इस तरह के हमारे पास काफी सारे कांस्टेंट होते हैं, तो उनको हम यूज करेंगे। क्लॉजेज हैं और कॉन्स्टेंट्स हैं, हमारे पास काफी चीजें हैं। सो अब हमारे पास क्या हो गया है कि डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट हो गया है, उस टेबल को हमने देख लिया, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट काम हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा था पिछली बार कि इंसर्ट की कमांड हम यूज करेंगे इनटू, ठीक है। इसके अंदर इंसर्ट करना है डेटा इस टेबल के अंदर। तो इस टेबल का नाम मेरे पास क्या है, टीचर्स है, तो इसका नाम हम यहाँ पे लिख देंगे। टीचर्स के अंदर हमने डेटा इंसर्ट करना है। अब कौन कौन सा डेटा इसके अंदर इंसर्ट करना है, वो डेटा हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे कि हमने क्या करना है, नेम का डेटा देना है, और वो आईडी जो है वो भी हम लिख सकते हैं अपनी तरफ से, ठीक है, वो ऑटो इंक्रीमेंट होती रहेगी। तो यहाँ पे मैं सिर्फ
नेम दे देता हूँ, और उसके बाद मेरे पास सैलरी आ जाएगी। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे नेम एंड सैलरी है। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के अंदर मैं लिखूंगा क्या, वैल्यूज। ठीक है, तो मेरे पास जो वैल्यूज होंगी वो मेरे पास क्या क्या आएंगी, तो यहाँ पे मैं राउंड ब्रैकेट्स लगाता हूँ और इसके अंदर मैं स्पेसिफाई करूंगा कि मेरे पास क्या क्या आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि मेरा नाम मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इन दिस ब्रैकेट्स, तो फर्स्ट हम यहाँ पे सर यासिर लिख देंगे, सर यासिर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इनकी सैलरी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो गया कि 30,000 की जाएगी। ठीक है, अच्छा जी। तो ये हमारे पास क्या एक डेटा है। ठीक है, इसी तरीके से मैं अगर मल्टीपल डेटा इंसर्ट करना चाहता हूँ वो भी मैं कर सकता हूँ। इस सिंगल डेटा के लिए लेकिन यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा। ठीक है, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में मैं इसको पुट कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से मैं तकरीबन 5 फीचर्स ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे अभी इसको चेंज करके मैं लिख देता हूँ, शारून कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं यहाँ, एंड यहाँ पे हम लोग कर देते हैं मिसाल के तौर पे इस पर याद कर लेते हैं और फिर हम कर लेते हैं अभी। ठीक है, तो बहुत सारे डिटेल्स हमारे पास चेकबॉक्स के अंदर। माय अपॉलॉजीज, मैं बहुत नाम नहीं लिख सकता यहाँ पे फिलहाल के लिए, जैसे एग्जाम्पल है। तो अच्छा, यहाँ पे अब इनकी सैलरीज को हम जिस मिसाल के लिए चेंज करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट वाली तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट हो जाएगी, सेकंड वाली 20 कर देते हैं, इसको प्लस 10 कर देते हैं, और यहाँ पर मैं इसको कम करके यहाँ पे बस मैं 5 कर देता हूँ और इसके अंदर मैं कोई सी भी वैल्यू डाल दूंगा। यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं 15 कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे ये आ जाएंगी। अब जो है इस डेटा को हमें क्या करना है, इंसर्ट करना, सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना, तो सेमीकोलन लगा के एंड नाउ कंट्रोल इंटर। तो देखते हैं हमारे पास एक और एरर आ गया, यू हैव एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स, चेक दैट द कोरिस्पॉन्डिंग माई एसक्यूएल वर्जन ऑफ द राइट सिंटैक्स मिस फरियाल सबीरा। सर कॉमा ऐड। अच्छा जी, यहाँ पे कॉमास नहीं है, थैंक यू सर। तो यहाँ पे बस कॉमास ऐड करने थे। अच्छा जी, अब हो गया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ऐड हो चुका है। नीचे अगर आप देखें तो हमारे पास इन टेबल्स के अंदर डेटा ऐड हो गया है। सही है, अच्छा जी। अब अगर हम इनको शो करें तो ये जो कमांड है इसको कॉपी करके नीचे लेकर आ जाते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम फीचर्स, और अब इसको रन करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेटाबेस के अंदर जो डेटा था वो सारा शो हो जाएगा। तो अगर आप देखें, ओ मैंने सारा जीरा लिखा हुआ है, तो इसको अब अपडेट करना पड़ेगा। तो अपडेट करने वाली कमांड भी हम सिखाएंगे इंशाल्लाह अभी आगे जाके। ठीक है, तो हमारे पास मेरे ख्याल से गुड ऑपरेशन होते हैं, तो अच्छा हुआ एक मिस्टेक होगी, इसको हम बाद में फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखें, हमारे पास जो डेटा था वो सारा आ चुका है। ठीक है, 4 यूजर्स का डेटा है, फीचर्स का। अच्छा जी, सो नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर हमारे पास एक और क्या होता है, तो वो आ सकता है हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यू भी हम सेट कर सकते हैं इनकी। मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर हम किसी टीचर की यहाँ पे सैलरी को क्या करें, इंक्लूड ना करें, तो क्या होगा कि उसकी बाय डिफॉल्ट सैलरी हम लगा सकते हैं। ठीक है, हमारे पास डिफॉल्ट का कीवर्ड होता है, तो उसको भी हम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एक और कमांड यहाँ पे चलाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं करूंगा कि should it be insert into, और हमारे पास क्या होगा, फीचर्स। ठीक है, मैं इसको अलग से दे रहा हूँ और इसके अंदर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नेम डाल देता हूँ और नेम हमारे पास उसके बाद सैलरी हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी एंड वैल्यूज के बाद यहाँ पे मैं वैल्यू ऐड कर देता हूँ। तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमारे पास होगा नाम, तो हम मिसाल के तौर पे यहाँ पे बाहर ऐड कर देते हैं एंड उनकी जो सैलरी। ठीक है, अब सैलरी देखें, यहाँ पे मेरे पास ये जो जगह है ये मैं खाली रखता हूँ, लेकिन इससे पहले यहाँ पर अगर मैं आऊँ अपनी सैलरी के अंदर,
तो यहाँ पर मैं डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। इसको मैं बता सकता हूँ कि हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ऐड करूंगा डिफॉल्ट, ठीक है। डिफॉल्ट मेरे पास यहाँ पे मैं लिखूंगा 5000। तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। अब जो है इसको मैं रन करा देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, क्या है, ओहो हम टेबल क्रिएट करें, सॉरी। तो क्या करना चाहिए हमें, डिफॉल्ट की जो वैल्यू है इसको हमें शुरुआत में डाल देना चाहिए था, लेकिन एनीवे आप इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यूज, तो अच्छा रहेगा। अच्छा यहाँ पे मैं इसको ऐड करता हूँ, कोई बात नहीं, सॉरी, एंड लेट्स पुट द सेमीकोलन हियर। तो हमारे पास एक और टीचर भी ऐड हो गया है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चीज जो हमने सीखी है, यहाँ पे हमने क्या क्या कर लिया, एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया है, उस डेटाबेस को सेलेक्ट कर लिया है, सही है, एक टेबल क्रिएट कर लिया है, और हमने क्या किया कि उस टेबल को वो कर दिया, उसके अंदर डेटा इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर हमने उसके अंदर कॉलम्स भी बनाए थे, तो जो डेटा था हमने मल्टीपल टीचर्स का इंसर्ट कर दिया उसके अंदर। उसके बाद हमने क्या किया, ये उसको शो करा दिया जो डेटा था हमारे पास, तो वो भी शो होगा। अगर मैं करूँ अगेन, यहाँ पे आपको सारा डेटा शो हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो डेटा शो होता है और इंसर्ट होता है और डेटा क्रिएट होता है वो आता है। तो इसमें अगर किसी का कोई सवाल है, ये बहुत सिंपल ऑपरेशंस हैं, तो वो पूछ सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। वैसे बहुत अच्छे तरीके से समझाया है शाहाब ने, बेहतरीन तरीके से सिंपलेस्ट वे में बता दिया। अच्छा शाहाब, इसमें ना एक काम अगर आप कर सकते हैं तो इसमें दो फील्ड्स और ऐड कर सकते हैं शाहाब, इस टेबल में। कौन कौन सी सर? आगे आगे मुझे असल में एक जी। असाइनमेंट हमें देना है, तो वो इन तमाम लोगों को ना डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और वो आप देखें कि कोई भी वेबसाइट बनाएं, कोई भी प्रोजेक्ट बनाएं, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाएं, उसके अंदर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जो हर कोई बनाता है, वो ये होती है कि यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। ये हर एक को चाहिए होता है। कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई भी वेबसाइट हो, वो यूजर आईडी पासवर्ड के बगैर नहीं बनती भाई। ठीक है, तो ये डेटा, ये वो डेटा होता है जो कि आपकी डेटाबेस में लाजमी मौजूद होता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें मेंटेन कर लें दो फील्ड्स इस टेबल के अंदर, एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर उस पर एक असाइनमेंट जो है ना वो रेडी मैं कर रहा हूँ इंशाल्लाह। जैसे ही आपकी क्लास आप आएंगे उसके ऊपर, तो हम उसमें ये एक्सप्लेन करेंगे कि क्या असाइनमेंट है और बनाना क्या है। ठीक है, ये एक दफा की एफर्ट है लेकिन ये हमेशा के लिए आपको याद रहेगी। सही है, कभी भी डेवलपमेंट करेंगे तो हमेशा आप यूजर आईडी पासवर्ड्स को उसी तरीके से स्टोर करेंगे जैसे हम आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अच्छा चलें। हाँ, वो शायद हो सकता है, मे बी पॉसिबल कि वो उनकी बैटरी बैटरी का एक कोई इशू था, ये शायद इस वजह से हो गई हो ट्रेन। हाँ शाहब, आप आ गए हैं दोबारा? गुड, यस सर। ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं आप लोग को शो करा देता हूँ कि हम यहाँ पे कॉलम्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा सर, एक नए कॉलम्स ऐड करने हैं आपको? हाँ शहाब, इसी टेबल में आप कर लें ताकि एक ही टेबल में हम समझा दें ना। एक यूजर आईडी का कॉलम ऐड कर लीजिएगा और एक कर लीजिएगा आप पासवर्ड का। दोनों की जो लेंथ है पासवर्ड की रख लीजिएगा आप 256 या आप 300 रख लीजिएगा, और ईमेल आईडी की जो लेंथ है वो 255 रख लीजिएगा। या ओके सॉरी, जी। तो यूजर आईडी की लेंथ 255 रख लीजिएगा, और पासवर्ड की लेंथ जो है वो आप 300 रख लीजिएगा। व्हाट्सएप। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास मल्टीपल वो कर सकते हैं, हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। उन्हीं में से एक हमारे पास क्या है कि हम एग्जिस्टिंग टेबल को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे अभी यहाँ पर हम एक कॉलम की कमी है, ठीक है, तो हम मल्टीपल कॉलम्स और भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जिस टेबल को हमें चेंज करना है, ठीक है, तो उस टेबल का नाम लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल। और फिर हमें जो कॉलम ऐड करना है तो उसके लिए हम लिखेंगे कि ऐड कॉलम, और फिर उस कॉलम का नाम लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, उस कॉलम के अंदर
हम लोग कांस्टेंट भी फिर उसका वो कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, और अगर चाहें तो डिफॉल्ट वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐड, सॉरी, फर्स्ट तो हम क्या करेंगे कि ऑल्टर करेंगे, ऑल्टर टेबल, ठीक है। और हमारे पास टेबल का जो नाम होगा, ठीक है, तो हमें कहाँ पे करना है, टेबल का नाम हमारे पास है टीचर्स, ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया। उसके बाद सेकेंडली हमें क्या करना है कि इसी में हम लोग लिखेंगे ऐड कॉलम, ठीक है, कॉलम आ गया। अब सॉरी, छोटा वाला कॉलम आ गया, इसको बड़ा कर देता हूँ, कॉलम। और इसका नाम हमें लिखना है, तो कॉलम का नाम क्या होना चाहिए सर? आप रख लें यूजर हेलो। आईडी, यूजर आईडी, यूजर आईडी रख लें, यूजर आईडी अच्छा, एक यूजर साथ आईडी। रखिएगा, एक साथ रखिएगा बिल्कुल। यूजर अंडरस्कोर आईडी ना रखें, यूजर आईडी रख लें एक साथ ही पूरा फ्लो में। यूजर आईडी। यूजर आईडी हाँ हाँ। एंड सेकंड सेकंड पासवर्ड, सिंपल पासवर्ड। हाँ पासवर्ड, हाँ हाँ सॉरी, हाँ हाँ। पासवर्ड। जी जी। जी, बस 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 शाप भाई, थैंक यू। अच्छा जी, तो ये हमारे पास हो जाएगा। इसकी डेटा टाइप मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको वार कैरेक्टर वारचार कर है, देते हैं। यूजर आईडी जो है उसकी वारचार होगी, वो भी 255 होगा। पासवर्ड जो है वो 300 करेक्टर होगा, ठीक है। कितना सर? 300? यूजर आईडी जो है वो 200 करेक्टर होगा, 255 करेक्टर्स होंगे, 255 यूजर आईडी, बट पासवर्ड जो है वो 300 करेक्टर है। आप रख सकते हैं दोनों की 300 रख दें, कोई मसला नहीं। ओके, क्रेडिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, इससे पहले मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ note to teacher। अच्छा, मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी है। अगर मैं अलग अलग इनको करूँ तो कोई इशू तो नहीं होगा। एक्चुअली एक्चुअली आपको, हाँ, यहाँ यहाँ ऐसे ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये करना पड़ेगा। हाँ ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम यूजर आईडी, वॉरचार 300, या जी। बिल्कुल सही है। पहले एक कॉलम ऐड कर लें, फिर सेकंड कॉलम ऐड कर लीजिएगा। तो एक और क्यूरी यहाँ पे बना मैंने लें, एक कॉलम ऐड कर लिया। हाँ, एक और क्यूरी ये बना यहाँ लें पे आप, ऑल्टर टेबल टीचर, इसी को कॉपी पेस्ट कर लें, यहाँ पर पासवर्ड रख लें, हाँ। और यहाँ पे हमारे पास ये 300 ये भी हो जाएगा। और इसको भी बना लेते हैं, तो हमारे पास दो और कॉलम्स यहाँ पे ऐड हो गए हैं। अगर मैं यहाँ पे जी आप बिल्कुल। देखें तो उसके अंदर क्या डेटा इंसर्ट करना है, और यहाँ पे अगर पहले तो इसको आप देख यूजर लेते हैं, आईडी की जगह कंफर्म। पर, यूजर आईडी की जगह पर आप ईमेल एड्रेस, मतलब उसमें आप ईमेल एड्रेस को यूजर इनपुट कर आईडी की सकते जगह पर मतलब उसमें आप ईमेल एड्रेस को इनपुट कर सकते हैं। सॉरी सर, आपकी आवाज थोड़ी सी हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये जो यूजर आईडी है इसमें आप अपना ईमेल भी इनपुट कर सकते हैं, या कोई भी यूनिक यूजर नेम आप अपना इनपुट कर सकते हैं, जो भी यूजर नेम आप रखना चाहें अपने इस टीचर इंफॉर्मेशन के साथ, कि हर टीचर का एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड होगा। ओके जी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है, सर ने जैसे कहा कि इसके अंदर हम अपना ईमेल वगैरह भी रख सकते हैं, उसके अलावा हमारे पास एक यूनिक पासवर्ड भी होगा। तो मैंने जब कॉलम यहाँ पे शो किए, सेलेक्ट किया मैंने इसको, तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे मेरे पास क्या आया कि नल आ रही है इनकी वैल्यूज, बिकॉज इनके अंदर भी कुछ है ही नहीं फिलहाल। तो हम क्या कर सकते हैं, इनके अंदर वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम वैल्यूज ऐड करेंगे तो इनके अंदर ऐड होती जाएंगी। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मुझे किस यूजर के अंदर इसका ईमेल पासवर्ड ऐड करना चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि अपडेट आ सकता है, ठीक है। और या तो हमारे पास क्या आएगा, इंसर्ट आएगा, लेकिन उसके साथ एक क्लॉज आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्लॉज आ गए हैं सर। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि स्पेसिफिक, अगर हम टीचर को उसकी यूजर आईडी और पासवर्ड देना चाहें तो हम दे सकते हैं उसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा उस टीचर को, ठीक है। और उस टीचर को हमें यूजर आईडी असाइन करनी होगी और पासवर्ड, तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ कि इन जो टीचर्स हैं, तो यहाँ पे मैं करता हूँ इंसर्ट इनटू, मेरे पास क्या आएगा, टीचर्स, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास टीचर डॉट, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ नेम,
नहीं, यहाँ पर आप ये कर सकते हैं साहब, एक काम आप ये कर सकते हैं कि पहले आप ये जो रिकॉर्ड्स इनपुट किए हैं ना, ये आपके पास ऑलरेडी इंसर्ट इंसर्ट की क्यूरी बनी हुई है। आप पहले ये एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को डिलीट कर लें। कैसे डिलीट करेंगे? डिलीट लिखें, डिलीट फ्रॉम लिखें, लिखें डिलीट डिलीट फ्रॉम, यस, डिलीट फ्रॉम, फ्रॉम टेबल नेम दें टीचर्स, टीचर्स, और इसी क्यूरी को आप एग्जीक्यूट कर दें। सिंपल इसी क्यूरी को आप एग्जीक्यूट कर दें। अच्छा भाई, ये बड़ी डिलीट फ्रॉम डेंजरस क्यूरी है, जरा देख के। हाँ जी, मैं सबको बता रहा हूँ ये डेंजरस क्यूरी है, जरा देख के। ऐसा नहीं हो कि आप लोग अपने डेटाबेसेस बनाएं और वहां पे यूजर का डेटा ही डिलीट कर देंगे। तो हम टेम्पररी ऐसे डेमो दे रहे हैं क्लास के अंदर, तो इसलिए हम ये कर रहे हैं हरकत, अपने टेबल को वॉश करने के लिए क्लीन। तो ये डेटा पूरा चला जाएगा इस तरह, ठीक है? तो कोई ध्यान से, ठीक है? तो ऐसा सर। नहीं हो तो कोई आप टेबल मेन लाइव टेबल लाइव डेटाबेस में इसको इस तरीके से चलाना शुरू हो जाए। चलें, ठीक है, चलें डिलीट करें, हाँ हम यहाँ करें। पे टेबल ड्रॉप कर रहे हैं सर, टेबल ड्रॉप कर नहीं रहे हैं नहीं नहीं, पूरा। टेबल टेबल नहीं ड्रॉप करना है शाहब, हमने टेबल ड्रॉप नहीं करना, हमने जस्ट रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है, ठीक है? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, बस। हाँ, इसी क्यूरी को आप एग्जीक्यूट करें, ये सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे, टेबल ड्रॉप नहीं होगा। जी। तो यहाँ पे करें अगेन मैं ये कमांड जो है उसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। हाँ हाँ, तो हमारे पास नल हो गई सारी फील्ड्स। ठीक है। अब आप इंसर्ट, जब जहां पे इंसर्ट कर रहे हैं वहां पर आप यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ आप इंसर्ट कर लें, ताकि आपके पास एक अलाइनमेंट पूरी आ जाए। कॉमा लगाइए आगे। यूजर नेम कुछ भी टेम्पररी रख सकते हैं, पासवर्ड कुछ भी टेम्पररी रख सकते हैं आप। सबका सेम यूजर नेम और पासवर्ड भी रख दें, कोई मसला नहीं है। ओके जी। तो यहाँ पे हमारे पास दोबारा से नाम वगैरह आ चुके हैं, और इस बार हम इसको चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा राइट कर। अब इसके अंदर मल्टीपल फील्ड्स हैं, तो सैलरी के बाद हमारे पास कौन सी फील्ड है? यूजर आईडी है। तो यूजर आईडी को भी ऐड कर देते हैं यहाँ पे, यूजर आईडी एंड सॉरी, रॉन्ग जगह पे ऐड कर दिया मैंने, यहाँ पे कॉलम्स के अंदर ऐड करना है। तो नेम, सैलरी, यूजर आईडी, और उसके बाद हमारे पास क्या है? पासवर्ड। ठीक है, इसके अंदर अब यहाँ पे हम वैल्यू ऐड करेंगे। तो इसको रिक्वायर है वैल्यू यूजर आईडी की। तो फर्स्ट यूजर आईडी, मिसाल के तौर पे हम अगर ईमेल देना चाहें यासिर ही तो रख लें, ईमेल दे यासिर ही सकते रख लें, यासिर ही रख लें। फर्स्ट यूजर आईडी स्मॉल में यासिर रख लें, टेक्स्ट में। हैं। ओके, या फिर हमारे पास हो जाएगा, लेकिन इसको स्ट्रिंग में लिखना है हमें, ताकि हमें पता चले कि ये स्ट्रिंग है। ओके, तो इसको मैं स्ट्रिंग कर लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर सेकंड के अंदर इसकी आईडी हमारे पास जून हो जाएगी। थर्ड के अंदर हमारे पास जो आईडी है हो जाएगी, लेकिन स्मॉल केस में आ जाए। और यहाँ पर हमारे पास पर्याला, एंड यहाँ पर एक और आ जाएगा, बस लास्ट वन, दैट विल बी अदीरा। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास आ गया है। अब एक और हमें लास्ट में बस क्या करना है? पासवर्ड देना है। तो ईमेल को हम लोग पासवर्ड कॉमा देंगे। लगाइएगा शाह, यहाँ पे फंक्शन लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा फंक्शन SHA-256, SHA-256 लिखें, SHA टू यहाँ पे फिफ्टी है सिक्स हाँ लिखें, SHA, नहीं नहीं नहीं, शाहब शाहब लिखें SHA ओके, एस एच SHA-256, हाँ, टू टू, नो 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 नो, नहीं 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 नहीं, शाह लिखिए, शाह लिखिए, ए हटाइए अभी इसको। हाँ लिखिए शाह, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ शाह लिखिए, शाह, और टू लिखिएगा, टू। टू। हाँ, ये है, ये फंक्शन आ गया, देखें आपके पास एग्जैक्टली। एंटर करें, एंटर करें। हाँ, अब इस फंक्शन के अंदर आपने टेक्स्ट देना है, कोई भी टेक्स्ट दे सकते हैं पासवर्ड के तौर पे, कोई भी टेक्स्ट दे दें। ABC लिख दें पहले का। तो ये इनक्रिप्ट हो जाएगा, ये शाह जो हाँ आपने पहले बताया एग्जैक्टली एग्जैक्टली, था। ये इनक्रिप्ट होगा, मैं बताना चाह रहा था। फिर अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं, आप इसको डबल कोट में लीजिएगा, स्ट्रिंग स्ट्रिंग लें इसको, ABC को। ओके जी। अब यही इसी तरह से पासवर्ड्स आप जनरेट करें सबके। तो यहाँ पे नेक्स्ट इसका भी कर लेते हैं। SHA-2 का लें। शाह टू ये कुछ मैं एंड बता देता हूँ, ये MySQL के कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं। MySQL की डेटाबेस आपको कुछ बिल्ट इन फंक्शन देती है कि जब आप अपनी क्यूरी डेवलप कर रहे होते हैं, तो ड्यूरिंग द
क्यूरी एग्जीक्यूशन आप उन फंक्शन को अपनी क्यूरी में इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। लेट से हमारे पास ये कॉमन प्रॉब्लम आता है कि जी पासवर्ड्स जो होने चाहिए, एक बेहतरीन सिक्योरिटी प्रैक्टिस ये होती है कि पासवर्ड कभी भी क्लियर टेक्स्ट में नहीं होने चाहिए। आपकी डेटाबेस में पासवर्ड आपके कभी भी क्लियर टेक्स्ट में पड़े हुए ना हो। अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगा आपका, क्योंकि वो पासवर्ड आराम से हैक हो जाएंगे, किसी को भी पता चल जाए वो पासवर्ड, वो आराम से उसको वो देख सकता है। इवन जो प्रोग्रामर जिसको आप अपनी डेटाबेस दें, फर्ज करें आपकी एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है, लेट से एक बहुत बड़ा स्टोर चला रहे हैं आप शॉपिफाई का, आपने एक प्रोग्रामर हायर किया कि अपनी वेबसाइट की मेंटेनेंस और सपोर्ट के लिए, ठीक है। अब आपने उसको अपने डेटाबेस का एक्सेस दिया, बोला कि भाई ये मेरा डेटाबेस है, इसको काइंडली आप जरा मैनेज करें क्योंकि इसमें सारा डेटा मेरा स्टोर होता है। उसके पास तो आपके सारे यूजर आईडी पासवर्ड्स चले जाएंगे। जो भी यूजर आपके उस डेटाबेस के अंदर, उस टेबल के अंदर स्टोर हुए होंगे, उन्होंने अपने अगर क्लियर पासवर्ड टेक्स्ट में अपने पासवर्ड स्टोर कराए हुए हुए, तो वो तो सारे यूजर आईडी पासवर्ड वो ले उड़ेगा प्रोग्रामर। आप ये सोचिए कितना बड़ा सिक्योरिटी फ्लॉ है ये। कभी भी पासवर्ड, अपनी बेस्ट प्रैक्टिस ये बनाएं, कभी पासवर्ड अनइनक्रिप्टेड नहीं होने चाहिए, क्लियर टेक्स्ट में कभी नहीं रखेंगे, हमेशा वो इनक्रिप्टेड रखे जाएंगे। और पासवर्ड्स को इनक्रिप्ट करने के लिए हैशिंग फंक्शंस यूज होते हैं, इनक्रिप्टेड फंक्शंस यूज होते हैं, जैसे SHA-2 है, SHA-1 है, MD5 है, ठीक है। तो हमारे पास SHA-2 जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट इंक्रिप्शन फंक्शन है, जिसको कि हम यूटिलाइज करते हैं अपने किसी भी स्ट्रिंग को इनक्रिप्ट करने के लिए। अब जब ये पासवर्ड स्टोर होगा, डेटाबेस में स्टोर होगा, तो ये इनक्रिप्ट होके होगा पासवर्ड स्टोर। अब कोई भी प्रोग्रामर इसको पढ़ नहीं सकेगा, उसको तो इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग नजर आएगा। आ रही बात समझ में? तो ये बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगा अगर आप लोगों ने इस तरीके से पासवर्ड्स को अपने क्लियर रखा। तो जब भी पासवर्ड्स बनाएंगे, डेटाबेस में पासवर्ड रखेंगे, हमेशा बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस ये है कि उसको इनक्रिप्ट करके रखेंगे। इवन अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में, इवन अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में नेक्स्ट जेएस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हो, टाइपस्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हो, पीएचपी की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हो, ठीक है, आप एक्सप्रेस पे काम करते हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, टेक्स्ट फाइल, उसके अंदर कभी भी पासवर्ड आपने क्लियर टेक्स्ट में नहीं रखना, हमेशा उसको आपने इनक्रिप्ट करके रखना है। और जब आप उसको रीड करेंगे पासवर्ड को, तो उसको पहले, वो तो आपको पता है ना कि रीड कैसे करना है, या पासवर्ड जिसने दिया यूजर आईडी उसको पता है कि उस पासवर्ड का इक्विवेलेंट हैशिंग फंक्शन कैसे क्रिएट होगा, तो वो आप उसी तरीके से फिर डिक्रिप्ट करके रीड करेंगे। एनीवे अभी आगे चलते हैं, जरा देखते हैं इससे होगा क्या। क्या आप एग्जीक्यूट करें इसको? जी सर, तो इसको मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देता हूँ। सॉरी, एग्जीक्यूट देखते हैं जो हो गया कि नहीं। यहाँ पे एंड में क्या आ रहा है, इनकरेक्ट पैरामीटर्स काउंट इन द कॉल नेटिव SHA-2। ओके, कहीं से तो गड़बड़ हुई है। पैरामीटर काउंट इन द कॉल नेटिव फंक्शन। हमने पैरामीटर सही दिए हैं साहब, 4 पैरामीटर्स, 1 2 3 4। पासवर्ड में ठीक मैं है, यहाँ हमने तो पे सही दिए हैं। इसको मैं अगर ज्यादा कर दूँ कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर मैं इसको नहीं, इससे क्या होगा? वगैरह, नहीं नहीं नहीं, ये क्या क्या कह रहा है, एरर क्या दे रहा है? इनकरेक्ट पैरामीटर काउंट इन द कॉल टू नेटिव फंक्शन SHA-2। हम्म। अच्छा, एक क्यूरी सर लिखे हैं यहाँ सर पर। सर हाँ। यूजर यूजर आईडी नहीं लिखा है, यूज आईडी लिखा है। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, मिस, थैंक यू थैंक यू। इसको मैं देख लेता हूँ कहाँ पे हमने क्रिएट किया था इसको। ऐड कॉलम्स के अंदर में करना देते हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया था, यूजर आईडी। ओके, थैंक यू सो मच मिस। एंड सेकेंड हमने क्या किया था, पासवर्ड है, तो ये इस तरीके से आ रहा है। सही शाह, आप ब्लू रन कलर करें का क्यूरी अब। कॉलम पासवर्ड, सर इसका नाम अगर हम बदल दें तो ये मुझे लग रहा है कोई नेटिव वर्ड है इसका अपना, तो नहीं नहीं इस नहीं, वजह से कुछ नहीं हमारे पास होगा शाह, दिक्कत है। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, आप एग्जीक्यूट करें, कोई मसला नहीं होगा, आप एग्जीक्यूट करें। तो
एरर दे रहा है सर अभी भी। क्या दे रहा है एरर? नेटिव फंक्शन वाला एरर दे रहा है। यहाँ पे भी सेम सेम पासवर्ड इस एरर आ तरीके रहा है से या आ रहा एरर है। चेंज हुआ है? सेम ही एरर है। इसको एक बार यहाँ पे पासवर्ड को अगर हम चेंज कर लें, इसको मैं पास कर देता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं ट्राई करूँ इसको भी पास कर देते हैं, तो अब अगर इसको एग्जीक्यूट करें, फर्स्ट तो इसको कर देते हैं क्योंकि टेबल बनाना है हमें, एंड देन इस वाले को एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा एक काम करें शाह, एक काम कीजिएगा, एक काम कीजिएगा, आपको SHA-2 पे एक्स अगर हो रहा है, आप यहाँ पे क्यूरी लिखें शाह, लिखिए, मैं आपको लिखवाता हूँ, एक क्यूरी लिखें, यहाँ पे एक अलग सी क्यूरी लिखें सेलेक्ट 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 SHA-2 स्पेस SHA-2। SHA-2 हाँ, और यही स्ट्रिंग दे दें ABCD वाला जो आप दे रहे हैं, ABCA। ABC है। ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम, हाँ चलें ऐसा सिलेक्ट करके देख लें, ओके, फ्रॉम फ्रॉम डुएल, DU, ये डमी टेबल होता है डुएल। EU हाँ हाँ, DUAL आ गया आ गया आ गया आ गया, आपके पास आ गया मेरे भाई, डमी टेबल होता है ये। इसको डमी टेबल कहा जाता है, जिसको आप यूज करते हैं किसी भी फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसके आउटपुट को चेक करने के लिए। ठीक है, अब आप चलाएं, इसको चलाएं, इस यहाँ क्यूरी पे को कह चलाएं। रहा है, हाँ चला दिया सर। यहाँ पे कह रहा है इनकरेक्ट पैरामीटर कॉल टू SHA-2। तो आई गेस इसके अंदर हमने जो स्ट्रिंग दी है, अगर हम इसको नॉन स्ट्रिंग कर दें, इफ वी कैन चेक। नहीं नहीं नहीं, शाह आप पहले ये यहीं फिक्स करें, इस क्यूरी में फिक्स करें, अगर आप इस क्यूरी में फिक्स करेंगे तो ये चलेगा, देखें, एक मिनट जस्ट रुकिएगा। फॉर एग्जांपल, हाँ, अभी भी एरर दे रहा है, इनकरेक्ट पैरामीटर। मैं एक मिनट रुके, वेट कीजिएगा शाह आप। हम इन एरर कोड्स को सर्च भी तो कर सकते हैं। एग्जैक्टली मैं यही कर रहा हूँ, इस एरर कोड को सर्च ही कर रहा हूँ मैं, एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा सही है शाह, सही है, ठीक है, बिल्कुल आगे आपने वो लेंथ बतानी है कि कितने बिट्स पे इसको इनक्रिप्ट करना है, बिल्कुल सही है शाह, बिल्कुल सही है, सिर्फ एक पैरामीटर ऐड करना है हमने, और इसमें आगे आपने बिट्स बतानी है, ABCA के बाद कॉमा लगाइए, कॉमा बिट्स बताइए 256, यानी कि 256 बिट का स्ट्रिंग जनरेट करेगा ये, 256 6 आएगा शाह, 255 नहीं है, 256 है। यस, ये दो 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 टाइप की आपको इंक्रिप्शन देता है, 256 बिट्स की इंक्रिप्शन देता है और 512 बिट्स की इंक्रिप्शन देता है, तो हम 256 बिट्स की इंक्रिप्शन करेंगे SHA-2 में। कॉमा लगा के 256 है। 256। जी जी, लेट्स होप। यस, अब आप हो गया। इस क्यूरी को, हाँ, अब आप इस क्यूरी को यहां पे भी पहले चला के देख लें, 256, हाँ चलाएं, ओके, दोबारा से लिख रहा हूँ। सिलेक्ट लिखिए, सिलेक्ट और इसमें लिखिए 256 और इस क्यूरी को चलाएं पहले, डुएल को। यस एग्जैक्टली, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि क्यूरी आपकी सही हो गई है। ठीक है, स्ट्रिंग जनरेट हो गया, ठीक है, इंक्रिप्टेड टेक्स्ट जनरेट हो गया। अब आप इसको एग्जीक्यूट करें, इंसर्ट को। ओके जी, ये एग्जीक्यूट हो चुका है सर। यस, अब एग्जीक्यूट करें इंसर्ट को। जी हो गया। हो गया इंसर्ट, गुड। अब आप सिलेक्ट करें, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीचर्स, जरा कीजिए। सेलेक्ट फ्रॉम टीचर्स। हाँ, अब आप इस टेबल को सिलेक्ट करें और अब आप मुझे बताएं कि आपको कहीं पे प्लेन पासवर्ड नजर आ रहा है? कोई पासवर्ड आपको प्लेन नजर नहीं आएगा, सब इनक्रिप्ट हो चुका है, जो कि जिसको कोई रीड नहीं कर सकता, ये इतना आसान नहीं है इसको याद करना, इस हैश को। तो ये बेसिकली आपने इसको इनक्रिप्ट कर लिया पासवर्ड को। ठीक है, ये सिक्योरिटी कंट्रोल है, बहुत मेजर सिक्योरिटी कंट्रोल है, जिसपे सबसे ज्यादा वेबसाइट हैक होती हैं। ठीक है, तो जब आप ये बना रहे हैं, ये काम कर ही रहे हैं, तो यहां से ये चीज भी सीखते चले जाएं। ठीक है, ताकि आपको आगे फ्यूचर में आसानी हो। तो अब आपका असाइनमेंट ये है कि आप सब ने इस तरीके से SHA-2 को इस्तेमाल करते हुए, मैं बता दूंगा, SHA का मतलब होता है सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम। SHA स्टैंड फॉर SHA स्टैंड फॉर
सिक्योर हैशिंग एल्गोरिदम, ठीक है। वर्जन 2 है इसका, इसका वर्जन 1 भी है। वर्जन 1 जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो वर्जन 2 जो है, SHA-2 जो है, ये ज्यादा स्ट्रांग है। इसमें दो टाइप की इंक्रिप्शन होती है, 256 बिट की इंक्रिप्शन होती है और 512 बिट्स की इंक्रिप्शन होती है। तो ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे, ये मैं आपको कराऊंगा इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, आगे हमारे पास आएगी इस कोर्स के अंदर, ठीक है। तो मैं बताऊंगा आपको कि क्या होती है इंक्रिप्शन और कैसे डेटा को इंक्रिप्ट किया जाता है और सिक्योर और प्रोटेक्टेड वे में कैसे रखा जाता है डेटा को डेटाबेस में, ठीक है। तो शाहब, अभी हमारे पास एक चीज ये अचीव हो चुकी है कि अब हमने जो भी अपने यूजर आईडी, स्पेशली पासवर्ड्स, कभी भी हमने अपने डेटाबेस में अनइनक्रिप्टेड या क्लियर टेक्स्ट में नहीं रखने। अब ये बताएं ना कि अगर फर्ज करें मैं एक लम्हे के लिए आपको ये दे दूं, खाली अपना ये टेबल का एक्सेस दे दूं, मुझे ये बताएं, ये किसी को याद रहेंगे ये क्या है ये पासवर्ड? कोई बता दे मुझे, कोई बता सकता है, कोई कोई शर्त लगा सकता है तो लगा ले भाई शर्त। शाहब, नहीं रहेंगे तो बहुत बहुत डिफिकल्ट हो गया। हाँ, 256 के अलावा 512 भी कर सकते हैं, बिट्स हैं, ये बिट्स हैं, ठीक है। तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये कोई याद नहीं रख सकता। इसको कौन याद रख सकेगा? जो स्पेसिफिक यूजर होगा, जब एंड यूजर। अच्छा, अब इसके थ्रू आप ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे यूजर को? देखें, आप तो पासवर्ड्स को कंपेयर करते हैं ना। आपके पास क्या होगा, एक वेब पेज होगा जहां पर आप दो फील्ड्स में इनपुट ले रहे होंगे, यूजर आईडी एंड पासवर्ड, यूजर से वेब पेज पे। अगर आप नेक्स्ट.जेएस की भी बात करें तो नेक्स्ट.जेएस में आपने एक फॉर्म बनाया, दो पेज, उसमें दो फील्ड ले रहे हैं इनपुट। आपने लिखा कि साइन इन फॉर्म बनाया कि भाई एंटर योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो जो पासवर्ड की फील्ड होगी जिसको आप रिसीव करेंगे नेक्स्ट.जेएस के अंदर सर्वर साइड के ऊपर, तो उसको, उस पासवर्ड को, अगर तो यूजर ने बिल्कुल करेक्ट पासवर्ड दिया होगा, जाहिर है यूजर को तो ये हैश नहीं पता कि पीछे आप हैश बनाकर स्टोर कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले रन टाइम पर उसका SHA-2 का एल्गोरिदम लगाएंगे उस इनपुट फील्ड के ऊपर और उसका हैश कैलकुलेट करेंगे। वो हैश आप अपने डेटाबेस में जो हैश स्टोर है उसके साथ कंपेयर करेंगे। अगर दोनों हैश मैच हो गए तो इसका मतलब है कि पासवर्ड उसने सही दिया है। अगर वो दोनों हैश मैच नहीं हुए तो इसका मतलब पासवर्ड इनकरेक्ट दिया है। तो इसमें फायदा क्या हो रहा है? इसमें फायदा ये हो रहा है कि आप कहीं पर भी यूजर का पासवर्ड एक्सपोज नहीं कर रहे। यूजर का पासवर्ड यूजर की कस्टडी में, आपकी कस्टडी में नहीं है। आप एक रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप एक रिस्पॉन्सिबल प्रोग्रामर है, आप एक अच्छे वैल्यूएबल प्रोग्रामर है कि जिसने यूजर की सिक्योरिटी को, उसकी पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन को मिसयूज नहीं किया, बल्कि उसको प्रोटेक्टेड वे में रखा ताकि वो हैकर्स तक एक्सपोज ना हो जाए, ठीक है। और वो कैसे आपने उसको मेंटेन किया कि आपने उसको इनक्रिप्ट कर दिया, इनक्रिप्ट करके रख दिया। अब आप जब भी यूजर आपको इनपुट करेगा पासवर्ड, वो तो अनइनक्रिप्टेड ही करेगा ना, लेकिन जब आप उसको सर्वर साइड पे रिसीव करेंगे तो पहले उसका SHA-2 कैलकुलेट करेंगे और उस SHA-2 को आप जो स्टोर्ड SHA है आपके पास डेटाबेस में, जो उसका इनक्रिप्टेड पासवर्ड स्टोर है, उस SHA के साथ कंपेयर करेंगे तो वो डेफिनेटली इक्वल आएगा। यानी अगर मैं ABCA शाह, मैं जो समझाना चाह रहा हूं, जरा एक सेकंड के लिए लिखिएगा, सिलेक्ट लिखिएगा शाह, जरा सिलेक्ट, सिलेक्ट, हाँ लिखिएगा SHA-2, SHA-2, हाँ ABCA। जो आपने पहला यूजर का पासवर्ड दिया है, फर्ज करें वो यूजर का पासवर्ड आपके पास आया, यूजर ने इनपुट फील्ड में दिया ABCA। ये जो ABCA है ये आपके पास कहां से आया? ये नेक्स्ट.जेएस की फॉर्म से आया। अब आपने उसके ऊपर क्या लगाया? SHA-2 का फंक्शन लगाया और उसका SHA कैलकुलेट करें शाह जरा। अच्छा, पहले एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा शाह। अभी जो पहली फील्ड जो थी पहले यूजर की, उसका ये जो, इसका जो ये जो हैश कैलकुलेट हुआ है, इसको कहीं कॉपी कर सकते हैं? ये कॉपी कर लें इसको, ये जो आपके पास नजर आ रहा है फर्स्ट, ये जो फर्स्ट नजर आ रहा है हैश, हाँ इसको कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल-C करके कंट्रोल-V करके इसी क्यूरी एडिटर में ही कॉपी कर लें। हाँ हो गया। ये देखें, ये इतना बड़ा स्ट्रिंग है, 2, हाँ लगाएं, कॉपी कर लें, कॉपी कर लें जी, कर लिया। कहीं पे रख लें इसको, कहीं पे रख लें, क्योंकि ये मुझे दिखाना होगा। अब आप ये देखें कि आपके पास यूजर ने इनपुट किया सिलेक्ट, ऊपर वाली क्यूरी को देखें ABCA में। आप फर्ज कर लें ये जो ABCA में ये प्लेन पासवर्ड है जो कि आपको यूजर फॉर्म से इनपुट कर रहा है, जो साइन इन फॉर्म है वहां से इनपुट कर रहा है। आपने इसको रिसीव किया सर्वर साइड के ऊपर, नेक्स्ट.जेएस के अंदर, एक्सप्रेस के अंदर, PHP के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर, भाई जो भी लैंग्वेज यूज करना चाहते हो सर्वर साइड की, उसके थ्रू आप ये पैरामीटर्स रिसीव कर लोगे सर्वर साइड पर। और उसके बाद इसका क्या कैलकुलेट किया? SHA-2 कैलकुलेट किया इस क्यूरी के थ्रू, सिलेक्ट के थ्रू, सिलेक्ट SHA-2। और इसके अलावा नेक्स्ट.जेएस के अंदर भी, PHP के अंदर भी, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी, एक्सप्रेस के अंदर भी SHA-2 का फंक्शन मौजूद होता है, जिससे आप किसी भी स्ट्रिंग का SHA-2 कैलकुलेट कर सकते हो। तो जब आप इस स्ट्रिंग का SHA-2 कैलकुलेट करोगे तो वो इसी हैश स्ट्रिंग के बराबर आएगा। अब आप जरा कैलकुलेट करके दिखाओ शाह, आप जरा इस क्यूरी को चलाओ जरा।
हाँ, डुअल वाली क्वेरी को चलाओ। अब इस वाले को भी कॉपी करके जरा सामने रखो। ओके, कंट्रोल है, कंट्रोल सी। ओके। देखो मुझे बताओ, इन दोनों स्ट्रिंग्स में कोई फर्क नजर आ रहा है आप लोगों को? कोई फर्क नजर आ रहा है आप लोगों सर, को? हाँ जी। इस तरीके से तो फिर हमें पता चल जाएगा कि ये भी फलाना पासवर्ड की क्या वैल्यू है, लाइक तो फिर तो हम डिक्रिप्ट कर सकते हैं आसानी से कोई भी। लाइक दोनों हर बार सेम आ रहे हैं आपको तो इस तरह आपको से शाहब, फिर आपको दिक्कत नहीं कैसे होगी। पता चलेगा? आपको कैसे पता चलेगा भाईजान? आपको पता कैसे चलेगा? आप तो खुद प्रोग्रामर है ना, आप ही की तो वेबसाइट है, आपको क्यों पता चलेगा भाई? आपको क्यों पता चलेगा? आप तो रन टाइम पर प्रोग्रामर है ना, आप तो एक रिस्पॉन्सिबल प्रोग्राम लिख रहे हैं ना। आप एक जी। आप इस तरह से समझे, आप बैड एक्टर नहीं हैं, आप गुड एक्टर हैं। आप यूजर की सिक्योरिटी को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उसके उसकी क्रेडेंशियल्स को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है? आप प्लेन पासवर्ड तो नहीं रख रहे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कौन सा मेथड ज्यादा सिक्योर है, प्लेन पासवर्ड को रखने का या हैश करके रखने का? विच मेथड इज मोर सिक्योर? शाह, यू टेल। ऑफ कोर्स हैश कर, हम वाला किसको एग्जैक्टली, याद रहेगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। आप एक देखें, देखें एक चीज क्या होती है कि ये सिक्योरिटी जो होती है ना, ये ग्रेजुअली इंप्रूव करते हैं। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि आप 100% सिक्योर हैं। आप अपने घर को एक ताला लगाएंगे, एक दरवाजा बंद करेंगे, दूसरा दरवाजा बंद करेंगे, तीसरा दरवाजा बंद करेंगे, फिर भी किसी ना किसी रास्ते से चोर आ जाएगा। लेकिन जब आपने 3 दरवाजे बंद कर दिए तो अब उसको मुश्किलात होंगी आपके घर से चोरी करने में। चोरी शायद वो कर ले, लेकिन बहुत मुश्किल से चोरी करेगा, बहुत मुश्किल होगी। तो इसको कहते हैं हार्डनिंग, सिक्योरिटी की हार्डनिंग कहा जाता है इसको। आप सिक्योरिटी को हार्ड कर सकते हो, बट यू कैन नॉट से कि इम्पॉसिबल है कि इसकी इस सिक्योरिटी को कोई ब्रीच नहीं कर सकता। नो, नेवर। तो हमारा जो पर्पज होता है बीइंग अ कंप्यूटर साइंटिस्ट, हमारा जो पर्पज होता है बीइंग अ प्रोग्रामर, वो यही होता है कि हम सिक्योरिटी को हार्ड करते हैं जहां तक हम कर सकते हैं। ठीक है? अभी हमने क्या किया, हमने प्लेन पासवर्ड्स को खत्म कर दिया अपने उसमें से। हमने किसको रख लिया? हमने हैशिंग पासवर्ड्स को, इंक्रिप्टेड पासवर्ड्स को रख लिया। अब एक एक लेवल मैंने अप कर लिया अपने प्रोग्राम का। मेरा प्रोग्राम पहले से ज्यादा सिक्योर हो गया, मेरा डेटाबेस पहले से ज्यादा सिक्योर हो गया। अगर मैं प्लेन पासवर्ड रख देता, वो तो यार हर एक को पता चल जाता भाई, वो तो कोई भी जाकर जाकर उस वेबसाइट पे यूज कर लेता। ठीक है ना? लेकिन अब ये जो पासवर्ड है, ये सिर्फ और सिर्फ किसको पता है? यूजर को पता है। आपका प्रोग्राम कहीं स्टोर थोड़ी कर रहा होगा पासवर्ड। वो तो सिर्फ फर्स्ट टाइम जब वो रजिस्टर होगा, यूजर अपना यूजर आईडी पासवर्ड सेलेक्ट करेगा, उस वक्त आपका प्रोग्राम इस डेटाबेस में राइट करेगा ना। हाँ, अब आपने क्या करना है कि इन हैशेस को लीक नहीं होने देना, इन हैशेस को। और ये हैशेस यार याद करना आसान थोड़ी है, ये बहुत मुश्किल है। अगर मैं एबीसीए लिखूं, एबीसीए को कंपेयर करूं इस हैश से, तो बताओ मुझे कौन सी चीज ज्यादा आसानी से याद होगी? ये हैश ज्यादा आसानी से याद होगा, एबीसीए याद होगा ज्यादा आसानी से? यकीनन एबीसीए याद हो जाएगा आसानी से। लेकिन और ये चीज, ये हैश इतने आसानी से याद नहीं होगा। ठीक है? तो ये चीज है कि इससे आप अपनी सिक्योरिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, पासवर्ड्स की सिक्योरिटी को, बाय यूजिंग हैशिंग टेक्निक्स SHA-2। ठीक है? इसके अलावा और भी कई टेक्निक्स हैं जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता कवर करेंगे। फिर इसमें सॉल्टिंग की जाती है, फिर इसमें पेपर्स डाले जाते हैं, फिर इसमें राउंड सॉल्टिंग की जाती है। कई तरीके हैं इसमें, और घुमाया जाता है इस पासवर्ड को। शाहब शाहब, ये अभी एक बिल्कुल एलिमेंट्री और बेसिक और फंडामेंटल सिक्योरिटी बताई है। इसका नेक्स्ट लेवल ये होता है कि इसमें आप सॉल्ट ऐड करते हैं, अपना एक और रैंडम स्ट्रिंग ऐड करते हैं, और उसको इसके साथ, इस हैश के साथ जो आपने कैलकुलेट किया है ना, इसका अगेन एक और SHA बनाओ, इसका बनाओ, इसके ऊपर एक और SHA-2 का राउंड लगाओ। इस हैश के ऊपर ये जो भी आपने जनरेट किया है, इसके ऊपर एक और SHA-2 का राउंड लगाएं आप, यानी कि एक दफा और इसका SHA-2 कैलकुलेट करें, कॉपी करें अगेन इसको। सेम क्वेरी को रन करूँ या नहीं दूसरा? नहीं नहीं साहब, ये जो स्ट्रिंग, ये जो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, इसको अब इस एबीसीए की जगह पे रखो। ये सेकंड ओहो। राउंड है। हाँ, ये सेकंड राउंड है। हाँ, अब लगाओ इसके ऊपर दोबारा हैश लगाओ, लगाओ इसको। इसको मैं सेकंड राउंड कर रहा हूं, अब देखो ये एक और राउंड कैलकुलेट हो गया। कॉपी करो अब इसको, ये और हार्ड हो गया, अब ये और हार्ड हो गया। ठीक है? कॉपी करो, अब आओ। अब मुझे बताओ, अब ये 2 राउंड्स के बाद कैलकुलेट हुआ है। अगर इसमें मैं पेपर भी ऐड कर दूं और सॉल्ट भी ऐड कर दूं अपना, वो बताऊंगा सॉल्टिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, तो ये इंतहाई नामुमकिनात में से हो जाएगा इस पासवर्ड को तोड़ना। ठीक है?
समझ आ रही है? आहिस्ता आहिस्ता आएगी, समझ आ जाएगी, लेकिन अभी अभी एक काम ये करें, अभी एक काम ये करें, सिंपली अपने आप को सिंपल रखें। सिर्फ एक राउंड लगाना है आपने, एक राउंड हैशिंग करें, वन राउंड हैशिंग के सिर्फ आपने आपने प्लेन टेक्स्ट जो लिया है ना एबीसीए, प्लेन टेक्स्ट को आपने SHA-2 से इनक्रिप्ट करके डेटाबेस में स्टोर करना है। प्लेन पासवर्ड आप भूल जाएं, अपनी कॉन्फ़िगरेशंस में भी SHA-2 से इनक्रिप्ट करके रखेंगे हमेशा, ठीक है? ये सिक्योरिटी की बेस्ट प्रैक्टिस है, ये प्रोग्रामिंग की, सिक्योर प्रोग्रामिंग की बेस्ट प्रैक्टिस है, ठीक है? एनीवे आगे बढ़ते हैं साहब, आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों का असाइनमेंट और ये है कि सर आपने SHA-2 से इनक्रिप्ट करके टेबल के अंदर अपना एक टेबल बनाना है, उसमें यूजर आईडी, पासवर्ड, नेम, रोल नंबर जो भी रखना चाहें, लेकिन पासवर्ड अब आपने उसको इनक्रिप्ट करके रखना है SHA-2 से, ठीक है? शाह आगे बढ़े, ठीक है? जी। अच्छा, थोड़ी देर पहले हम लोग अभी SHA-2 तो हो गया, इंक्रिप्शन हमारे पास हो गया, काफी इंपॉर्टेंट चीज थी, कुछ नया सीखा हम लोगों ने। इसके बाद हमारे पास, मैं एक बात कर रहा था कॉन्स्टेंट्स की, कब से मैं कॉन्स्टेंट्स की बात कर रहा हूँ। कॉन्स्टेंट्स हमारे पास होते क्या है कि वो सिंपली हमारे पास जो डेटा हम स्टोर कर रहे होते हैं ना, उस डेटा को कुछ रूल डिफाइन कर देता है, ठीक है? कि यहाँ पे ये जो डेटा मैं स्टोर कर रहा हूँ वो नल नहीं होना चाहिए, उसके अंदर खामखा कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो जब भी हम यहाँ पे डेटा इंसर्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा था शुरू में, जहाँ पे टेबल क्रिएट हो रहा था, तो उस टाइम पे मैं बता सकता हूँ कि इसके अंदर जो मेरे पास वैल्यू इंसर्ट होगी वो क्या होनी चाहिए, नल नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से यहाँ पे मैं कह रहा था ना, यहाँ पे आप देखें, वार वार कैरेक्टर दिख रहा है आपको यहाँ पे, इस तरह से ये जो मेरे पास इंटीजर है तो डेटा टाइप है, लेकिन ये जो प्राइमरी की है ये मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं कोई और फील्ड बनाता हूँ, ठीक है, एंड में आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मिसाल पे अगर मैं कोई और टेबल बनाना चाहूँ, सही है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे क्रिएट टेबल कर दूँ, क्रिएट टेबल, ठीक है, इस बार मैं कोर्सेज के नाम से बनाता हूँ, कोर्स, ठीक है। अच्छा, ये जो टेबल मेरे पास होगा, इस टेबल के अंदर मेरे पास नेम होगा कोर्सेज का, ठीक है, कोर्सेज का नाम होगा, और उसके अलावा इसका मेरे पास एक डेटा टाइप होगा, तो वार कैरेक्टर लिख देता हूँ मैं, और वो मेरे पास हो सकता है 50 या कुछ भी, इस बार 100 कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, और इसके आगे मैं अगर लिखूं कि नॉट नल, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, एक कांस्टेंट है कि ये जो मेरे पास कोर्सेज का नाम हो गया, नल नहीं हो सकता, कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता। जिस तरह से हमारे पास एम्प्टी वैल्यूज आ रही थी पहले, यहाँ पे नल दिख रहा होता आपको, तो अब हमारे पास ये नल नहीं हो सकता, इसके अंदर वैल्यू क्या होगी, मस्ट होगी। तो इसी वजह से हमें इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करनी होती है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, एक यूनिक का कॉन्स्टेंट भी होता है, ठीक है, यूनिक। तो इससे क्या हो जाता है कि ये जो हमारे पास इसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी वो यूनिक होगी, ठीक है, हमेशा यूनिक होगी, वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती। हमारे पास बाकियों के अंदर जो नाम होंगे कोर्सेज के वो तो सेम हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, ये यूनिक, इसकी क्या होगी, आइडेंटिफिकेशन होगी। अच्छा जी, सो ये हमारे पास थे कुछ कॉन्स्टेंट जो बेसिकली हमारे पास यूज होते हैं। अब क्या होगा कि नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लॉजेस, ठीक है। अब क्लॉज हमारे पास क्या होते हैं, क्लॉज हमारे पास उसमें से हमारे पास क्या होते हैं, कंडीशंस होते हैं, ठीक है, सिंपली मोर रूल्स टू डिफाइन। तो हमारे पास मल्टीपल क्लॉजेस हमारे पास होते हैं। तो मल्टीपल क्लॉजेस में हमारे पास बेसिकली सबसे ज्यादा जो एसक्यूएल के अंदर सिंपली हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, वो वेयर क्लॉज है। सही है, मिसाल के तौर पे आपको कुछ डेटा फिल्टर करके लाना, सही। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अब टेबल तो क्रिएट नहीं करना, मैं बस दिखा रहा था कॉन्स्टेंट, इसको मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं शो करता हूँ आपको किस तरीके से हम इस बार डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देख रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, ऑल डेटा सेलेक्ट कर रहे थे। अब हम फिल्टर करके डेटा सेलेक्ट करके लाएंगे कि किस तरीके से हम यूनिक डेटा ला सकते हैं यहाँ से, सिर्फ जो हमें चाहिए हमारी मर्जी का वही डेटा हम ला सकते हैं। चाहे तो हम सैलरी ला सकते हैं, चाहे तो हम सैलरी तो आएगी आएगी, लेकिन उसमें से फिर स्पेसिफिक कौन सी सैलरी आएगी, ठीक है, नाम आएंगे, लेकिन उस नामों में से कौन से स्पेसिफिक नाम आएंगे तो शो करा है। तो यहाँ पे मैं करूंगा सेलेक्ट नेम, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, फ्रॉम टीचर्स टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टीचर्स टेबल से नाम सेलेक्ट कर देता हूँ, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास सारे टीचर्स के नाम आ गए, ठीक है। तो ये आप देखें तो मेरे पास सारे टीचर के नाम है, ठीक है। अब मुझे वो नाम मिल गए हैं। अच्छा, सो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसके ऊपर मैं क्लॉज लगा सकता हूँ, सही है, कुछ स्पेसिफिक इसकी क्या होगी मेरे पास, यूनिकनेस। तो अब यहाँ पे मैंने पहले आपको बोला था कि मेरे पास यहाँ पे यूनिकनेस क्या है, हर एक टीचर की अपनी आईडी होगी, ठीक है। नाम तो सारे आ गए, लेकिन हमें वो नाम चाहिए जिसका क्या होगा, हमारे पास आईडी होगी। तो अगर मुझे यहाँ पे कोई भी नाम फेच करना है, मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ पे सर यासिर का नाम फेच करना है, ठीक है, सिंपली।
तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि सेलेक्ट नेम फ्रॉम टीचर्स वेयर हमारे पास क्या था, आईडी इज इक्वल टू, इक्वल काफी पतला आ रहा है यहाँ पे, अच्छा ये रहा, इक्वल क्या 1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक हमने इसको क्लॉज दे दिया, वेयर का क्लॉज, ठीक है, कि जहां पे हमारे पास क्या हो, आईडी 1 के बराबर हो वो वाला नाम मुझे क्या कर दो, रिटर्न कर दो टीचर टेबल में से। तो अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे मेरे पास क्या आ गया है, नेम का कॉलम आ गया है। तो फिलहाल माय व्हाट हैपेंड, पता नहीं। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ हमारे पास आईडी क्या क्या है। अगर मैं आईडी को चेंज कर देता हूँ, ठीक है, 2 कर देता हूँ, तो मेरे पास अब भी नाम आ रहा है। एनीवे यहाँ पे अगर मैं सैलरी कर दूं, ठीक है, सैलरी हमारे पास जिसकी सैलरी क्या हो, वो बराबर हो या कम हो, ठीक है, या ज्यादा भी हम लिख सकते हैं, ज्यादा हो हमारे पास 10,000 से, ठीक है, तो उसका नाम आ जाए। तो हमारे पास क्या आ गया, इस परिवार का नाम आ गया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वेयर की क्लॉज डाल सकते हैं मुख्तलिफ कंडीशन प्लेस करके। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जिसकी सैलरी हमारे पास 10,000 से ऊपर हो, ठीक है, तो सॉरी 10,000 से लेस हो, यहाँ पे हमने लिखा है, तो उसका नाम आ जाना चाहिए, सही है। तो सेलेक्ट द नेम फ्रॉम टीचर्स वेयर सैलरी इज लेस देन 10,000। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप इसको ग्रेटर देन भी कर सकते हैं। तो अगर मैं ग्रेटर देन करूंगा तो 10,000 पे बहुत सारी सैलरीज हमारे पास आ जाएंगी, तो बहुत सारे नाम हमारे पास सामने होके आ जाएंगे। तो इन लोगों की सैलरीज जो है वो क्या है, 10,000 रुपीज से ज्यादा है। तो ये हमारे पास हमने क्या किया, इनको सेलेक्ट कर लिया है। अब वेयर का क्लॉज आपको समझ आ गया होगा किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास इस तरह से बहुत सारे क्लॉज हैं। एक और क्लॉज है हमारे पास, ठीक है, उसको हम यूज करते हैं, वो हमारे पास है लिमिट, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास 3 नाम आए। अगर मैं इसको लिमिट करना चाहूँ कि मेरे पास क्या हो, लिमिट इनकी क्या हो, ओनली 3, ठीक है, या मेरे पास 2 आ जाए। अच्छा, मैं नॉट अ बैड, अच्छा जी, इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, लिमिट 2, ओके। तो अब अगर मैं दूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरे पास सिर्फ 2 नाम आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे एक नाम लिखूंगा तो मेरे पास क्या आएंगे, या मेरे पास सिर्फ एक ही नाम आएगा, क्योंकि मैंने लिमिट क्या डाली कि मुझे सिर्फ एक ही रिजल्ट यहाँ पे चाहिए। तो इस तरीके से हमारे पास आएंगे। उसके अलावा आप इसको दे सकते हैं, हमारे पास ग्रुप बाय का भी क्लॉज होता है। उस टाइम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डुप्लीकेट वैल्यूज को ग्रुप करके उनमें से जो डेटा होता है वो लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैं एक टेबल बनाऊं, ठीक है, उस टेबल के अंदर मेरे पास स्टूडेंट्स है, उन स्टूडेंट्स की सिटीज वगैरह आ जाएंगी मेरे पास, ठीक है, उनके मार्क्स वगैरह होंगे, तो वो हम क्रिएट कर लेते हैं, वो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उन इसके साथ फिर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो ज्यादा सही रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और कॉन्स्टेंट भी आता है, मेरे जहन से फिलहाल ये निकल गया, तो याद आ गया तो मैं बता दूंगा। हाँ, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, सही है। मिसाल के तौर पे यहाँ से मैं भी फिलहाल सैलरी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, और इसी क्वेरी को मैं चला देता हूँ, सही है। अच्छा जी, तो यहाँ पे नेम को, ठीक है, अगर आप देखेंगे मेरे पास नाम है, तो इसको मैं सैलरी में कन्वर्ट करता हूँ, सैलरी फ्रॉम टीचर्स वेयर नेम इज, ठीक है, या मैं यहाँ पे वेयर आईडी इज ग्रेटर देन 1 कर देते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर से ये हमारे पास आ जाएंगे, सही है। तो ये हमारे पास इस तरीके से अनसॉर्टेड वे में हमारे पास क्या आ गया, इनका डेटा आ गया सैलरीज का। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर बाय, इसको डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑर्डर बाय असेंडिंग, के लिए हम इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। अच्छा जी, तो असेंडिंग के लिए यहाँ पे ए एस सी हमने लिखा है, इज नॉट अ बैड पोजीशन। आगे फील्ड नेम देना होगा, शाह शाह फील्ड नेम बताना होगा आपको कि कौन सी फील्ड को आपने असेंडिंग ऑर्डर में करना है। ऑर्डर बाय के बाद शाह आएगा फील्ड नेम, यानी कि कौन सी डेटाबेस की कौन सी टेबल की कौन सी फील्ड को आपने सॉर्ट करना है, वो बताएंगे आप। अगर आपने सैलरी को ही करना है तो आप लिखेंगे 1, सैलरी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखें सैलरी, ऑर्डर बाय सैलरी, ऑर्डर बाय सैलरी लिखें, ऑर्डर बाय सैलरी, सैलरी, हाँ एग्जैक्टली।
बस ये हो गया सर, बस अब आप चलाएं। ओके, तो अभी ये भी सही असेंडिंग नहीं ऑर्डर आ में रहा आ है। गई सैलरी। हाँ सही है सही है। तो यहाँ पे हमारे पास 5,000 से शुरू हुई है, फिर 10,000, फिर 15,000 एंड 20 एंड 30। इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डिसेंडिंग भी लिख सकते हैं, तो DE ऐसे ही सही है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले क्या होगा, 30 है, और फिर स्मॉल हमारे पास वैल्यूज आएंगे 20, 15, 10 एंड 5। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग के लिए है। अच्छा जी। तो नेक्स्ट मैं इस क्वेरी को डुप्लीकेट कर देता हूँ यहाँ पे, अगर मैं लिख दूँ तो इससे क्या हो जाएगा, ताकि आप लोग को यहाँ पे इसको देख सकें। ठीक है, अच्छा जी। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट अप हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास वेयर का क्लॉज हो गया है, हमारे पास क्या हो गया है कि लिमिट का क्लॉज हमने लिख दिया है। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अब और भी चीजें आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने अभी फिलहाल क्या किया कि आप देख रहे होंगे, इसके अंदर हमने क्या यूज किया, कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किया। ठीक है, हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी यूज होते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर, इसके अलावा हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी यहाँ पे यूज हो सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे ये जो है कंपैरिजन ऑपरेटर जैसे होते हैं, हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर करते हैं। तो लेस देन इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाता है हमारे पास, तो उसको भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो भी हमारे पास वैलिड सिंटैक्स है। तो इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर हम लोग ऑपरेटर्स भी होते हैं हमारे पास। एंड ऑपरेटर होता है हमारे पास। ठीक है, और नॉट ऑपरेटर भी हमारे पास होता है इसके अंदर। तो प्रोग्रामिंग के अंदर जिस तरह से लिखते हैं, इस तरह से यहाँ पे तो नहीं होता, यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से लिखते हैं, नॉट होता है हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास एंड हम इस तरह से लिखते हैं, और हम इस तरह से लिखते हैं, और इनके रूल वही हैं जो हम प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नॉट हमारे पास वैल्यू को फ्लिप करने के लिए होता है, अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है ट्रू कर देगा। या लेकिन यहाँ पे ये वो वाला नॉट नहीं है, थोड़ा सा चेंज है। पिछली बार मैंने बताया था, अगर हम कोई टेबल बना रहे हैं तो उस टेबल के अंदर हम क्या करते हैं कि जब बना रहे होते हैं उसके अंदर हम लिखते हैं इफ नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर ये टेबल पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इसको बना दो, क्रिएट कर दो। ठीक है, तो वो हमारे पास इस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। अच्छा जी, तो ये ऑपरेटर्स हैं इसके लॉजिकल वाले। एक्सेप्ट लेट्स सी, हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर्स भी इनके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो बिटवाइज ऑपरेटर हमारे पास क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया बिट्स का कॉन्सेप्ट। तो बिट्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पे हम ज्यादा यूज तो नहीं करते एनीवे, लेकिन वो हमारे पास बिट्स शिफ्ट कर रहा होता है, लेफ्ट शिफ्ट होता है हमारे पास, राइट शिफ्ट होता है। तो बिट्स बिटवाइज ऑपरेटर हमारे पास यूज होते हैं, तो सिंपली इस तरह से दिखते हैं हमारे पास। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट के लिए बिट्स को मूव कर रहे होते हैं। तो इसीलिए हमारे पास यूज होता है। अच्छा, और उसके अलावा हमारे पास बिटवीन का भी एक क्लॉज होता है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, बिटवीन का, तो वो भी हमारे पास काफी सही होता है। मिसाल के तौर पे हमें क्या चाहिए कि हमें चाहिए मार्क्स, स्टूडेंट्स है हमारे पास। ठीक है, तो लेट्स सी, या यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कि मुझे क्या चाहिए, सैलरी, सैलरी को सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट सैलरी, और यहाँ पे इसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, फ्रॉम टीचर्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा बिटवीन, यहाँ पे मैं लिखूंगा 15,000 और एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा 30। तो स्पेलिंग तो रॉन्ग, बिटवीन इज नॉट अ वैलिड पोजीशन। ओके, लेट्स सी व्हाई इट इज नॉट अ वैलिड पोजीशन। सेलेक्ट फ्रॉम टीचर्स एंड वेयर यहाँ पे लिखेंगे वेयर सैलरी बिटवीन। हाँ, सैलरी बिटवीन 15 एंड, ओके हो गया, एंड नॉर्मली यहाँ ये, पे हाँ हाँ, सैलरी सिलेक्ट स्टेरिक कर ऑल लें आप। सेलेक्ट करें तो और सारी सैलरी, हाँ ये सैलरी हमारे पास होगी, तो वो हमारे पास आ जाएगी, ऑल फ्रॉम सैलरी। ओके जी, लेट्स एग्जीक्यूट दिस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑल आ गया है, यहाँ पे सैलरी। अच्छा जी, तो हमारे पास वो सैलरीज आ गई हैं जो क्या है,
15 से लेके हमारे पास 30 के दरमियान है। तो हमारे पास 15 आ गई है, 20 आ गई है एंड 30 आ गई है। तो अच्छा, ये इसमें हमारे पास क्या है? शहाब, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली, जो आपने बिटवीन का ऑपरेटर बताया है ना, बेसिकली ये यूज होता है जब आपको रेंजेस कैलकुलेट करनी हो। आपको एक रेंज दी हुई हो, इस रेंज के दरमियान आपने अगर रिकॉर्ड्स को पिक करना है या रिट्रीव करना है डेटाबेस से, तो फिर बिटवीन का ऑपरेटर लगाते हैं। और इस रेंज में जब आप रेंज डिफाइन करते हैं, तो इसमें ये जो दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है, ये दोनों इंक्लूड होते हैं। यानी 15,000 एंड 30,000, 15,000 हो गई अपर लिमिट, सॉरी लोअर लिमिट, एंड अपर लिमिट क्या हो गई आपकी 30,000। तो ये आपकी इस तरह से रेंज कंपैरिजंस के लिए और रेंजेस के दरमियान जो डेटा होता है उसको पिक करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए बिटवीन का ऑपरेटर यूज किया जाता है। जी साहब। जी। तो ये हमारे पास रेंजेस के लिए यूज होगा, जैसे सर ने इसी बताया कि यहाँ पे बिटवीन हम जैसे नॉर्मल लाइफ हाँ, में भी बोलते हैं ना। इसी तरह मैं ये भी कह सकता हूँ, इसी तरह अगर आपने एजेस को कंपेयर करना हो ना, कि आपको अगर चाहिए हो कि जी जो एडल्ट्स हैं फ्रॉम 18 to 30, जो एडल्ट्स हैं उनकी एक रेंज चाहिए हो, तो आप बिटवीन फ्रॉम एज को कर सकते हैं। ए वेयर एज बिटवीन 18 and 30। अगर आपने 40 and 50 के दरमियान निकालना हो डेटा को, तो फिर आप लिख सकते हैं वेयर एज बिटवीन 40 and 50। ठीक है, तो इस तरीके से बिटवीन को यूज किया जाता है। जी साहब। जी। इसी बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग नेम्स भी उठा सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मुझे नेम चाहिए उन लोगों के जो कि मेरे पास है, जिसकी सैलरी जो है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब मैं बिटवीन नहीं लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि सैलरीज को एज अ मैं लोकेशन यूज करना तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन क्या कर लेते हैं, मैं यहाँ पे एक टेबल ही क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास सिटीज के नाम अगर मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं, तो एक और छोटा सा टेबल क्रिएट कर लेता, ताकि आगे आने वाले जो एग्जाम्पल्स है ना, उसके लिए हमें आसानी हो। क्योंकि ये एग्जिस्टिंग टेबल जो था, ये हमारे पास किसी और पर्पज के लिए था, तो वो एंड हो गया। अब यहाँ पे मैं एक और टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रिएट टेबल। और इस बार हमारे पास अगर स्टूडेंट्स का टेबल नहीं है, तो हम स्टूडेंट्स का टेबल बना देते हैं। ठीक है, इस बार हमारे पास उनके क्या होंगे, मार्क्स होंगे। स्टूडेंट्स की हमारे पास सिटी होगी, उनका रोल नंबर होगा और उनके नेम होंगे। तो स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास। और अब इन स्टूडेंट्स का हमारे पास यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रोल नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इंटीजर होगा। और हमारे पास इसको हम प्राइमरी की बना सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी की। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। और ऑटो इंक्रीमेंट करना है तो कर लें, अच्छी बात है। यहाँ पे मैं ऑटो इंक्रीमेंट कर देता हूँ इसको। नेक्स्ट अप हमारे पास क्या आ जाएगा, नेम आ जाएंगे। तो नेम विल बी वार कैरेक्टर, और ये हमारे पास 50 हो जाएंगे। और नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये इनके मार्क्स आ जाएंगे या ग्रेड्स आ जाएंगे, तो वो भी कर लेंगे हम। तो मैं ग्रेड्स लिख दूंगा, ग्रेड हमारे पास आ जाएगा actually। तो वार कैरेक्टर, और इसको मैं यहाँ पे 50 कर लेता हूँ। जैसे ग्रेड हमारे पास एक ही आना चाहिए, ग्रेड वन ही होगा, ए बी या सी इस तरह से हमारे पास होगा। ठीक है, आप चाहे तो कर सकते हो कुछ और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, मार्क्स। तो मार्क्स में कर देता हूँ। और मार्क्स हमारे पास अब इंटीजर में होंगे। ठीक है, इंटीजर सही। और एंड में हमारे पास सिटी आ जाएगी। तो ये टेबल थोड़ा सा डिटेल्ड है, लेकिन अच्छा है। इसमें से हमारे पास बहुत सारे रीजन हमें मिल जाएंगे इसको फिल्टर आउट करने के। सिटी हमारे पास सेम वार कैरेक्टर होगी, और इसको हम 50 कैरेक्टर्स की सिटी क्रिएट कर लेंगे, तो अच्छा रहेगा। अच्छा है, तो ये टेबल हमारे पास अब क्रिएट होकर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ, मैंने एग्जीक्यूट दिस वन। अच्छा जी, so now select all from where students, एंड ये हमारे पास सेलेक्ट कर लेगा इसको। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स दिख गए हैं। अब स्टूडेंट्स का डेटा हमें चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास जो करंट स्टूडेंट्स है, इन्हीं का डेटा इसमें इंसर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंसर्ट इनटू। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे नेम कर देता हूँ। और इसके अलावा हमारे पास क्या होना चाहिए, लेट मी सी, ग्रेड मार्क एंड सिटी। ग्रेड मार्क्स एंड सिटी ये हमारे पास आ जाएंगे। इसके अलावा इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैं वैल्यू ऐड कर देता हूँ।
और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर इसके अब हम क्या करते हैं, ऐड करना शुरू करते हैं वैल्यूज को। तो यहाँ पे मैं अपना नाम ऐड करता हूँ एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स में से उठा लेते हैं, अपने नाम बहुत लिख लिया हमने। यहाँ पे अगर मैं स्टूडेंट्स की लिस्ट को देखूँ, आई विल गेट एन आइडिया। तो हमारे पास अननोन तरफ का पाएगा वहाँ पे काफी लोग हैं। So let's see, अननोन है हमारे पास और यहाँ पर इनके ग्रेड हम लिख देते हैं। तो बी ग्रेड इनको असाइन कर देते हैं ताकि थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज मेरे पास है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास मार्क्स में ऐड कर देता हूँ। तो मार्क्स मेरे पास 100 है, तो उनमें से क्या कर देंगे हम 80 एंड देन हमारे पास सिटी इनकी आ जाएगी, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कराची, ठीक है। अच्छा जी, और इसी तरीके से इसी को कॉपी करके हम बस चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे कॉमा लगाना है। आई गेस यहाँ पे मेरे पास 4 स्टूडेंट काफी रहेंगे। अच्छा जी, नो टू ग्रेड एंड इनका हमारे पास 96% आएगा एंड लाहौर, ठीक है। एंड नाउ हमारे पास अनदर डेटा है यहाँ पे, और यहाँ पे इनको सी ग्रेड दे देते हैं, इनके मार्क्स कम कर देते हैं और ये हमारे पास होंगी एंड यहाँ पे एंड में हमारे पास कौन आ जाएगा, फाइजा। फाइजा से हम लोग ज़्यादा से ए ग्रेड दे दें ताकि दो सिमिलैरिटीज हमारे पास मौजूद है। और यहाँ पे इनको कराची से ही रहने देते हैं। तो दीज आर द वैल्यूज, ठीक है। अच्छा जी, तो इनको एग्जीक्यूट कर देते हैं। अच्छा, देखते हैं क्या मसला हो गया। हमारे पास इंसर्ट इनटू, हमने यहाँ पे टेबल का नाम नहीं लिखा, तो स्टूडेंट के अंदर इसको डालना है हमें, तो टेबल का नाम डालना जरूरी था। अच्छा जी, अब डेटा हमारे पास आ गया है। सेम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देते हैं दोबारा से। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, वो सारा डेटा आ चुका है। अब इस डेटा को हमने क्या करना है, यहाँ पर हम अपने क्लॉजेस वगैरह अब लगा सकते हैं, तो ये बड़ी आसानी से। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे मुझे क्या चाहिए, वो स्टूडेंट्स चाहिए, ठीक है, जो मेरे पास कराची के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो उन स्टूडेंट्स के मेरे पास नाम आ जाएंगे, ठीक है। तो वो मेरे पास शो हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेलेक्ट और यहाँ पे मैं लिखूंगा नेम्स फ्रॉम स्टूडेंट्स इन, और यहाँ पे मेरे पास क्या जाएगा, कराची, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं इन इज नॉट अ वैलिड प्लेस, तो इसकी प्लेस कहाँ होनी चाहिए। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमें क्लॉज ऐड करना था एक्चुअली। तो यहाँ पे वेयर सिटी इन, ओके, तो अब सही हो गया। तो यहाँ पे वेयर को भी मैं बड़ा कर देता हूँ। तो आप देखें ये मेरे पास एक क्वेरी है, ठीक है। ये क्वेरी क्या करेगा, उन स्टूडेंट्स का नाम मेरे पास लेके आएगा जो मेरे पास क्या है, कराची के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ओके, सॉरी, अच्छा जी, अननोन नेम्स, अच्छा नेम नहीं है मेरे पास, एक नेम, ओके, तो आप सही हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो गया, दो स्टूडेंट्स के नाम मेरे पास आ गए जो कराची में रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इनका क्या है, यूज होता है कॉन्स्टेंट। अच्छा जी, कॉन्स्टेंट सॉरी क्लॉज। तो इसके अलावा हमारे पास क्या है, नॉट इन आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो जो नहीं रहते तो नॉट इन कर देते हैं। अब कंट्रोल एस दबाने की पूरी आदत है, यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो जो लोग कराची में नहीं रहते उनके नाम आ गए, ठीक है, ये लोग कराची में नहीं रहते। इसी तरह से हमारे पास क्या है, मार्क्स के बेस पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हमारे पास जिन लोगों के मार्क्स कम है या ज्यादा है, ठीक है, उन लोगों को हम लोग लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो नॉट हो गया, इन हो गया, बिटवीन हो गया, और हमारे पास लिमिट का भी हो गया, सही है। उसके अलावा ऑर्डर बाय का क्लॉज भी हो गया, और
अब हमारे पास क्या है कि फंक्शन है, एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है। तो बस लास्ट में हम लोग फंक्शंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको एंड कर देते हैं टॉपिक को। तो फंक्शंस हमारे पास सिंपल हैं। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। और सेलेक्ट क्या करना है मुझे, अब देखें यहाँ पर मैं एक फंक्शन रखूंगा। तो फंक्शन मेरे पास मिसाल के तौर पे मुझे एवरेज चाहिए, ठीक है। तो एवरेज अगर मुझे निकालना है किसी के मार्क्स का, तो यहाँ पे मैं मार्क्स लिख दूंगा, ठीक है। और फ्रॉम कहाँ चाहिए मुझे, स्टूडेंट्स से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स सी क्या हो गया, मार्क, अच्छा एस लगाना था इसमें तो। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे मेरे पास मार्क्स आ गए हैं, ठीक है। तो उन स्टूडेंट्स के मेरे पास जो मार्क्स मैंने सेलेक्ट किए वो आ गए। अब इसको फर्दर आप लोग इसके अंदर क्लॉज वगैरह ऐड कर सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या देगा, वो चीजें हमें दे देगा। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और फंक्शन है काउंट का। तो यहाँ पे हमारे पास काउंट करेगा कि कितना यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्टूडेंट्स है, या यहाँ पे आप नेम की जगह मार्क्स, मार्क्स का नेम ऐड कर सकते हैं। तो अगर मैं इस क्वेरी को रन करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं। वो स्टूडेंट्स मैंने दे दिए हैं, ठीक है। इसी तरीके से मल्टीपल हमारे पास हो सकते हैं कि इनमें से जो मार्क्स है मेरे पास, ठीक है, उसमें से सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं। तो मेरे पास जो फंक्शन है मैं उसको रन करूंगा मैक्स का, ठीक है। और इसको रन करते हैं तो मेरे पास सबसे मैक्सिमम यहाँ पे जो मार्क्स है वो 96 है, ठीक है, सारे मार्क्स के इसमें। उसके अलावा मेरे पास मिनिमम का फंक्शन आता है, तो मैं मिनिमम को सेलेक्ट करके यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो मिनिमम मेरे पास 70 है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास ये आ रहे हैं। अच्छा जी, तो हम एवरेज भी कर सकते हैं, सम भी कर सकते हैं। अगर सारे मार्क्स हमें चाहिए एक साथ तो इसको भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे बस मुझे क्या लिखना है, सम लिखना है। तो यहाँ पे मैं सम कर देता हूँ एंड सारे मार्क्स का मेरे पास सम आ जाएगा कि सारे मार्क्स मेरे पास कितने हैं, इतने हैं, ठीक है। तो सारे मार्क्स मेरे पास सम होकर आ गए हैं। सो दिस वाज अबाउट द एग्रीगेट फंक्शंस, और काफी इजी है। इनको आप फर्दर बहुत डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। इसके अंदर फिर ग्रुपिंग की भी हमारे पास क्लॉज आएंगी, तो उसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम डुप्लीकेट वैल्यूज को ग्रुप करते हैं, ठीक है। और उसके बेस पे हमारे पास हम उनको रिटर्न करते हैं कि एक सिटी के अंदर मिसाल के तौर पे कितने स्टूडेंट्स हैं, सही है, सेम सिटी से। तो अगर यहाँ पे मैं लिखूं, ठीक है, काउंट नेम अगर मैं करूं, ठीक है, नेम कर दूं, और यहाँ पे मैं लिखूं सेलेक्ट सिटी, ठीक है। तो इसी सिटी को यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ग्रुप बाय कर सकता हूँ। ये जो मेरे पास रिजल्ट होगा ग्रुप बाय, तो सिटी पे कर दो, ठीक है। तो मेरे पास क्या करेगा, स्टूडेंट्स को उसमें काउंट करना है। तो काउंट सिटी, बस एक काम रह गया मेरे पास, यहाँ पे मैंने एक कॉमा नहीं लगाया। तो बस सेलेक्ट सिटी काउंट नेम्स, सही है। सिटी को सेलेक्ट करो और उसके अंदर नेम काउंट करो, जहां कहाँ से, इस स्टूडेंट टेबल से, ठीक है। और उनको क्या करो, सिटी पे ग्रुप कर दो। तो मेरे पास ये शो करेगा यहाँ पे सारी सिटी। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास काउंट करेगा नेम्स को। तो मेरे पास सिटी के अंदर 2 स्टूडेंट्स मौजूद है, कराची के अंदर, लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर एक एक है। तो इस तरीके से मेरे पास ग्रुप हो गए। ये जो कराची था ये मेरे पास 2 बार नहीं आया, इस बार मेरे पास एक बार ही शो हुआ कि कराची के अंदर मेरे पास 2 स्टूडेंट्स है। अब इसका हम यहाँ पे एवरेज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हर एक का यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, सॉरी मार्क्स यहाँ पे नहीं लिखना, एवरेज लिख दूंगा, एवरेज मार्क्स फ्रॉम ईच सिटी। और यहाँ पे नेम की जगह मैं मार्क्स कर देता हूँ, ठीक है, मार्क्स कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास क्या गया, कराची के अंदर जो परसेंटेज था वो इतना आ रहा है, ठीक है। लाहौर वाले जो ज्यादा काबिल है यहाँ पे 96 आ रहा है, और इस्लामाबाद वाले 70। तो इस तरीके से हमारे पास आ रहा है। लेकिन ये छोटा टेबल है, 4 बच्चों का है, तो इसके अलावा हमारे पास ज्यादा हो सकता है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े टेबल बन सकते हैं। तो उसका डेटा जब आएगा वो फिर ज्यादा सही होता है। तो ये ग्रुप बाय का क्लॉज था, ये भी हमने पढ़ लिया आखिरकार। और हमारे पास फंक्शन थे एग्रीगेट फंक्शन, तो वो मैंने सारे मिन नीचे मैक्स भी बता दें शाह, मिन मिन मैक्स भी बता दें, मार्क्स पे मिन मिन मैक्स कैसे करते हैं फंक्शन, वो भी यूज करके दिखा दें। बहुत आसान है। मिन मिन का मतलब है आपको मिनिमम वैल्यू निकाल देगा कॉलम और फील्ड में। जी। तो यहाँ पे मिनिमम जो है ईच सिटी में, अगर आप देखें तो वीटी यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लाहौर में मिनिमम 96 है, और यहाँ पे इस तरह से। अब जब मैक्सिमम है ना, तो यहाँ पे बस हमें मैक्स ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास मैक्सिमम मार्क्स हर एक सिटी में से आ जाएंगे। अब कराची के अंदर पहले 80 दिखा रहा था, अब 90 दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कराची के अंदर अब मैक्सिमम मार्क्स दिखा रहा है। तो दिस वॉज अबाउट दोज फंक्शंस जो कि हमारे पास होते हैं। तो ग्रुप बाय भी हमने सीख लिया है। अब इसके अंदर जो है ये नए नए
सेशंस हैं, तो इसके अंदर काफी गलतियां वगैरह हमसे हो सकती हैं, बिकॉज वी आर लर्निंग अलॉन्ग विद यू गाइस। तो कोई भी क्वेश्चंस वगैरह या कंफ्यूजन वगैरह हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर देम। और इसके मैं एक बहुत अच्छे नोट्स आप लोगों को सेंड कर दूंगा, तो सारे कंफ्यूजन आपको जो है वो क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ग्रेट, थैंक यू शहाब, बहुत जबरदस्त आपने समझाया माशाल्लाह, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया सबको। अगर किसी का कोई क्वेश्चन अगर फिर भी कोई पूछना चाहता है तो बिल्कुल पूछ लें, मोस्ट वेलकम। और शहाब अभी एक ट्यूटोरियल आपसे शेयर भी कर लेंगे, जैसे शहाब ने बताया कुछ नोट्स भी शेयर कर लेंगे, जिससे आपको एसक्यूएल को देखें सीखना, इन जनरल आपको एसक्यूएल जरूर आनी चाहिए। अगर आप नहीं भी माई एसक्यूएल सीख रहे, या आप पोस्टग्रेसक्यूएल पे काम करते हैं, या आप ओरेकल पे या एसक्यूएल सर्वर पे या किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे काम करते करते हैं, तो आपको एसक्यूएल लाजमी आनी चाहिए। अगर आपको एसक्यूएल नहीं आएगी तो आप डेटाबेस से कैसे इंटरेक्शन करेंगे अपने प्रोग्राम्स की, अपनी एप्लीकेशन की, जो कि बहुत जरूरी है। अगर आप वेब डेवलपर बन रहे हैं, नेक्स्ट जेएस सीख रहे हैं, रिएक्ट जेएस सीख रहे हैं, पाइथन सीख रहे हैं, डेटा एनालिस्ट बन रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स पे आपने काम करना है, एआई में काम करना है, वेक्टर सर्चेस पे काम करना है, वेक्टर एम्बेडिंग पे काम करना है, एलएलएम्स पे काम करना है, तो आपको अगर एसक्यूएल नहीं आएगी तो आप ये काम कैसे करेंगे? क्योंकि वहां तो आपको डेटाबेसेस से इंटरेक्ट करना होगा, क्यूरी करना होगा डेटाबेस को, और उससे रिकॉर्ड फैच करके लाने होंगे, रिकॉर्ड अपडेट्स करने होंगे, रिकॉर्ड्स को डिलीट करना होगा, कंडीशंस अप्लाई करनी होंगी वेयर की, वहां पर आपको मिन मैक्स के फंक्शंस लगाने पड़ेंगे, वहां पर आपको एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये सारे काम कैसे करेंगे अगर आपको ये एसक्यूएल नहीं आएगी? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एसक्यूएल को सीख लीजिए, बहुत आसान, इंतहाई सिंपल लैंग्वेज, इंतहाई सिंपल, सिर्फ प्लेन इंग्लिश है जो लिखनी है, कुछ भी नहीं है। आपने प्लेन इंग्लिश लिखनी है। आप ये देखें, ये इतनी सिंपल लैंग्वेज है कि जिसको आप यूज करके आराम से अपने प्रोग्राम को एक डाटा का पावर हाउस, एक बड़ी अच्छी डाटा प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का सेशन था। कोशिश की है शहाब ने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत आसान करके आप लोगों को समझाने की। बीच में एक आपको हमने एक सिक्योरिटी प्रैक्टिस भी बताई कि जब आप एक यूजर आईडी और पासवर्ड को स्टोर करते हैं तो ठीक है, यूजर आईडी तो आप प्लेन टेक्स्ट में स्टोर कर लें, लेकिन जो चाबी है की, उसको आप इनक्रिप्ट करके अपनी डेटाबेस में स्टोर किया करें, ताकि ये एक अच्छी सिक्योरिटी प्रैक्टिस है। इससे पासवर्ड की लीकेज जो है ना काफी हद तक प्रोटेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा इस चीज को भी बनाने की अपने पास, SHA-2 के एल्गोरिथम के थ्रू इनक्रिप्ट करके डेटा को रखने की। ठीक है, और अब आप ऑनवर्ड जितने भी काम करें, कहीं किसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आपने स्टोर करना है पासवर्ड्स को, हमेशा एनक्रिप्ट करके पासवर्ड को स्टोर करें। ठीक है, तो शाह फिर हम इसको एंड करते हैं, क्या ख्याल है आपका? जी श्योर। ठीक है, इसके तो नोट्स ये में इनको, में भी हाँ, ये टेक्स्ट, ये क्यूरीज हैं, ये आप इनको भेज दीजिएगा कि भाई ये है, और असाइनमेंट आप लोग लिख लीजिएगा कि आप लोगों ने ये क्यूरीज को इस्तेमाल करके और डेटा को एनालाइज करना है, डेटा को फेच करना है, क्यूरी करना है, और ये सारे काम आप लोगों ने करना है। ठीक है, और पासवर्ड्स को भी आपने इनक्रिप्ट करके स्टोर करवाना है डेटाबेस के अंदर SHA-2 से। ठीक है, और ऑथेंटिकेशन का प्रोग्राम लिखने की कोशिश कीजिएगा। प्लेन पासवर्ड लें और उसको ऑथेंटिकेट करें, उसका SHA-2 रन टाइम पे कैलकुलेट करें, और स्टोर्ड SHA-2 से जो डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड है उससे कंपेयर करके इफ देन एल्स की कंडीशन में उसको कंपेयर करके बताएं कि वो सही है कि नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। आप लोग सब अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू शाह, बहुत शुक्रिया आपका शाह, थैंक यू। वेलकम।